मुझे खुशी है कि लोगों ने इस बार काफ़ी पैसा बनाया है और मतलब ये हमको खैर फीडबैक मिलता है और हम आप सोशल मीडिया पर काफ़ी चेक करते ही रहते हैं और उसी से पता चल जाता है लोगों का मूड माहौल कैसा है। और एक चीज़ बहुत क्लियर है कि बहुत लोग अब सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने लगे हैं और मुझे खुशी है इस चीज़ की। और अगर आप रहें इस पूरी तेज़ी में तो एक चीज़ जो हमारी क्लियर कट रही थी कि आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक नहीं करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही थी वीरो जी बिल्कुल। और आई थिंक अनुज ये ऐतिहासिक आई थिंक ये रन रहा। मेरे ख्याल से अप्रैल में शुरू हुआ था अनुज ये पूरा का मूव। कई चरण आए इसके, कई बार विश्वास शायद लोगों का डगमगाया भी हो, लेकिन आई थिंक जिस प्रकार की आई थिंक हमने अप्रोच ली, अब 22,000 के हम बेहद नज़दीक खड़े हैं। और इस बार अनुज, इस बार इस रैली में अच्छी बात ये थी कि कुछ जो थे ना आई मीन गलतफहमी बाजार की पई कि ये चंक पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये चंक पार्टी। आप देखिए मिड कैप देखिए, आप लार्ज कैप को देखिए, आप देखिए पीएसयूज को देखिए, आप डिफेंस को देखिए, आप रेलवेज को देखिए, आप ऑटो को देखिए, फार्मा को देखिए, बैंक को देखिए, आईटी, सारी चीजें एक एक करके चली। बिल्कुल अनुज, अब प्रश्न यही से निकल के आता है, हाँ 22,000 नजदीक खड़ा है या फिर थोड़ा सा एक कदम आना पीछे थोड़ा लाजमी होगा? वीरू हाँ बिल्कुल, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी आता हूँ, लेकिन आज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगातार बने। और एक चीज़ जो आज हुई ना, वो आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी बैंक सेंसेक्स ने रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग आई। एग्जैक्ट वो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हमने और आपने सुबह डिस्कस किए थे, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अगेन प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग में फ़र्क था और लोअर लेवल से फिर दूसरे दौर की बाइंग शुरू हुई, वो इंपॉर्टेंट है। और अब मुझे लग रहा है कि डे हाई पर हम बंद हो सकते हैं वीरू। मैं आपको सवाल पर आता हूं, लेकिन अभी मैं एक्सपायरी की स्ट्रेटजी दे देता हूं। निफ्टी में अब एक रेजिस्टेंस है आपका 21,760, अब हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वैसे बाय द वे, और इसके ऊपर अब हम टिके रहे ना थोड़ी देर और बस 10-15 मिनट, तो फिर 21,825 स्क्रीन पर पॉसिबल है। 21,825 ध्यान रखें इस चीज़ का। बैंक निफ्टी ने आज मैं कहूँगा एक शेड मुझे जो है ना, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। 21,600 की हमारी रेजिस्टेंस की बात थी, वो 21,600 से फिसला, सॉरी 48,600, लेकिन 48,600 के बाद एक बार और दोबारा निकले 48,650 अगर, तो मुझे लग रहा है कि 48,800 आएगा। अब जहाँ तक बात है आपकी वीरू की अब क्या एक स्टेप बैक लेने का टाइम आ गया है, मेरे ख्याल से कल एक और तेज़ी होगी मैं फिर कल फिर तेज़ी होगी, क्योंकि पिछले महीने भी यही पैटर्न बना था। एक्सपायरी के दिन रैली, फिर फ्राइडे को वो रैली कंटिन्यू करी थी, तो कल और रैली होगी मुझे लग रहा है। तो कल हो सकता है हम 22,000 के काफ़ी करीब पहुंच जाएं, कल पॉसिबल है ये, क्योंकि कोई बिलीव नहीं कर रहा है इस रैली में, सबको डर लग रहा है। ये डर ही तो रैली को फ्यूल कर रहा है, और क्या फ्यूल कर रहा है। उसके बाद मैं कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर में जब हम 1 जनवरी को जुड़ेंगे ना, अनफॉर्चुनेटली 1 को हमको काम करना है, तो 1 को जब हम जुड़ेंगे तब हम उसको एक बार रिविजिट करेंगे। लेकिन आज और कल तो मैं अभी भी फुल तेजी के मोड में। चलिए, तो तेजी कायम है अभी और स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे और एक एक करके हम ट्रेड्स लेते रहेंगे अनुज। अच्छा अनुज, ये जो स्पेशली है, मैं खुद भी जब स्ट्रेटजीज बनाता हूँ तो टाइम फ्रेम को रीड करता हूँ। 2 जनवरी से लेकर 3 जनवरी और उसके बाद से लेकर 13 जनवरी तक क्या बाजार थोड़ा तालमेल बिठाने की कोशिश करेगा, अर्निंग्स के लिहाज से अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा शेडिंग पॉसिबल है, थोड़ा एडजस्टमेंट स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स में पॉसिबल है? हो सकता है वीरू। और एक और चीज़ होगी, वैसे तो हम प्री बजट रैली की हमेशा बात करते हैं, लेकिन कई बार ना उससे पहले थोड़ा मार्केट में एक दो डराने वाली खबरें फ्लोट की जाती हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा पिछले 2 साल से फ्लोट की गई थी, वो कैपिटल गेन्स को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, उसकी वजह से हो सकता है मुझे कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ये पॉसिबल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हम उसके बाद रिविजिट करेंगे 1 जनवरी को मार्केट को। ओके, चलिए, तो इंडेक्सेस पे आपको अप्रोच मालूम चल गई, यहाँ पर लेवल्स मार्क कर दिए गए हैं। मैं कुछ स्टॉक्स का जिक्र करूंगा, उसके बाद हम इस कार्यक्रम के क्रम में आएंगे कि कैसे कैसे। देखिए, इस वक्त एक चीज़ याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। स्टॉप लॉस लगाना है और अपने आप को आई थिंक लॉन्ग साइड पे रखना है। आप स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, एक एक करके मैं रखूंगा आपकी स्क्रीन पे। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए और पीएसयू बैंक्स में भी जो सुर्खियों में जिक्र किया गया था, पीएनबी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में 96, सुबह भी मैंने आई थिंक स्टॉक का जिक्र किया था और ये अब अपने उस जोन में जा रहा है। मैं इसको पहला स्टॉक इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि 2018 की वो खबर आपको याद होगी, मैं उसको दोबारा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उस क्रैश के बाद पीएनबी जिस रेंज में पहली बार सेटल हुआ था वो यही प्राइस था, 96। यानी लगभग आप समझ लीजिएगा कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 5-6 वर्षों के अंतराल के बाद ये जाके उस प्राइस को फिर स्ट्राइक करता हुआ। ह्यूज ओआई एडिशंस, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर, पीएनबी पर नजर रखेंगे।
एक ऐतिहासिक लेवल है, उसको अगर आप देखेंगे स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा स्टॉक है आईएक्स, मोमेंटम बहुत शार्प है। मैंने, अनुज ने और इसको आई थिंक मानस ने कई बार डिस्कस भी किया है। आपकी स्क्रीन पे 161.55। ये स्टॉक अब जुलाई 2022 के बाद, मतलब आज क्या हो रहा है, आप जा रहे हैं जनवरी में विद स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स, 80% रोलओवर, और आप इस वक्त मल्टी ईयर हाई क्रॉस कर रहे हैं। सितंबर 2022 के बाद की सारी ट्रेजेक्टरी को आप क्रॉस कर रहे हैं। तो पीएनबी भी उसी दर्जे का स्टॉक था, आईएक्स भी उसी दर्जे का स्टॉक है। तीसरा स्टॉक है दैट्स कोल इंडिया, सुपर एग्रेशन में, जिसे कहते हैं ना सुपर एग्रेशन। लास्ट वीक भी आपने एक इसकी कैंडल देखी होगी जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। आज करीब करीब 377 पे इसने आज अपने लगभग आप समझ लीजिएगा कि अप्रैल 2015 के बाद के सारे हाइस क्रॉस कर लिए, अगेन विद स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स। आप ओआईडिएशंस देखिए जरा जनवरी के, ह्यूज। तो मोमेंटम काफी कायम है 377.10 की ट्रेड करता हुआ लेवल पे। और मैं लास्ट स्टॉक जिसका जिक्र करूंगा वो है जीएमआर। इसने एक बहुत अच्छा रिक्वायर्ड, जिसे कहते हैं रेस्ट, वो लिया पिछले 4-5 सेशन में। स्ट्रेंथ कायम है, इसका बड़ा इंडिकेटर था कि ये 10 डेमा को होल्ड कर रहा था, उसको वॉलेट नहीं कर रहा था। एक दिन आया 20 डेमा को टच किया, ओवरशूट कर गया, और आज एक बार फिर से डे हाइपर ट्रेड करता हुआ। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस बिहेवियर काफी स्ट्रॉन्ग है। इन स्टॉक्स पे एक बार फिर से आएंगे, लेकिन अनुज आज कुछ दिग्गज, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स प्लस आज कार्यक्रम में क्रम क्या रहेगा? बिल्कुल वीरू, तो एक काम करते हैं, पहले एक बार जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं और वॉल पर चलते हैं उसके लिए। सबसे पहले ऑब्वियसली तेज़ी वाले शेयर से ही शुरुआत करेंगे। पहले इंडेक्स के स्टॉक्स देखते हैं। हीरो मोटोकॉर्प 2.5% ऊपर, एनटीपीसी में भी 2.5% की तेज़ी, एनटीपीसी नेस्ले 2% ऊपर, और ब्रिटानिया आज 1.25% ऊपर। उसके बाद आप आइए F&O के शेयरों में। ये आज का हमारा बिग स्टॉक था वीरू, हिंदुस्तान कॉपर। हैंड ऑन हार्ट मैंने नहीं सोचा था कि 13-14% भाग जाएगा, मतलब भागेगा ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 13-14% भाग जाएगा ये नहीं सोचा था। नैल्को 7% ऊपर, HPCL 8% ऊपर, और सेल यहाँ पर भी करीब करीब 5-5.5% के गेंस। थोड़े बहुत लूजर्स भी हैं, ज़्यादा नहीं, आपके स्क्रीन पर ग्रासिम और एशियन पेंट्स इंडेक्स में, और बायोकॉन और डेल्टा कॉप F&O में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं लूजर्स। लेकिन आज पैनल में कौन कौन जुड़ रहा है हमारे साथ, उसकी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स के लिए जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता को जोड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के ज़रिए आपकी कमाई कराने के लिए आज हमारे साथ होंगे प्रकाश गावा सर, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, शिल्पा राउत और रुचित जैन। 2:20 पर सुमित बताएंगे कि 2023 में सरकारी कंपनियों में कितनी तेज़ी रही। 2:30 बजे यतिन बताएंगे मेटल सेक्टर में क्या चल रहा है। 2:40 पर सुमित के पास वापस जाएंगे और सेलिब्रिटीज़ ने कितनी वेल्थ क्रिएट की स्टॉक मार्केट्स के थ्रू, खासतौर से IPOs और प्री IPOs के थ्रू, उस पर बात करेंगे। 2:50 पर आउटलुक 2024 के लिए हमारे साथ होंगे बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के CIO निमेश चंदन। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:10 पर BTST या STBT कॉल्स। चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और हमारे पैनल को जोड़ते हैं। साल की आखिरी एक्सपायरी। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना था, ये आज चुना है मैंने, वो है डाबर। जो कल हमने BTST तौर पर दिया था, उसका टारगेट था 540, टारगेट अचीव हुआ, अब ट्रेड कर रहा है 543। इसमें अब भी मूव है, स्टॉप होगा 540, अब मॉडिफाइड टारगेट 550 के। डाबर हम इसको और चेस कर सकते हैं। ओके, डाबर आपका यहाँ पे ट्रेड है, और मेरे को बिना चार्ट देखे प्रकाश सर का एक लॉजिक अच्छा लग रहा है। अधिकतर काउंटर्स FMCG में ऑल टाइम हाई पर है, बट मैरिको और डाबर जो थे वो अंडर परफॉर्मर थे। अब शायद प्रकाश सर उस डिफरेंशियल को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्कस करेंगे कुछ देर में इसको एक बार और फिर से। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा M&M में। M&M बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। यहाँ पे मुझे लगता है 1760, 1780 के टारगेट्स आने वाले हैं। तो जनवरी सीरीज़ का आप 1740 एट द मनी कॉल ऑप्शन पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, जो रफली 53 रुपीज़ में अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 40 का रखिए, ये भी आपको 75 से 80 के बीच में ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके, अच्छा शिल्पा जी, आपकी वो कल की टाइटन का ऑप्शन ट्रेड हिट हुआ था आज सुबह सुबह, तो उसके लिए मुबारक आपको। चलिए मानस, आपकी क्या ट्रेड रहेगी? अनुज जी, AU बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। AU बैंक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। हायर टॉप हायर बटन का ट्रेंड पहले से ही बना हुआ है। आज ब्रेकआउट पे काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो 774 के स्टॉप लॉस से AU बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। अब जो टारगेट होंगे वो 825 रुपए के रहेंगे AU बैंक में। ऑप्शन पे अगर ट्रेड लेना हो तो जनवरी मंथ का 800 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 30 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 22 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 50 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं।
ओके तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी बहुत, अगर आप देखें, बेहतरीन तरीके से प्लेस चार्ट था। हमने इस वीक के शुरुआत में इस स्टॉक को डिस्कस किया था, मुझे याद अच्छी तरीके से, मंडे। ओके ये ट्रेड हो गया मानस जी का। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा इस वक्त जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन द फ्यूचर्स, जनवरी फ्यूचर्स ऑफ आईटीसी। और आईटीसी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। एज ए डिस्क्लोजर मेरे क्लाइंट्स को भी हमने ये दिया हुआ है। एंड यहाँ पे ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू होता है तो ये काउंटर ऊपर वाली साइड पे काफी लार्जर टारगेट्स आने वाले दिनों में अचीव कर सकता है। 467 पे है इसका सीएमपी। एंड अगर हम इसमें 462 के करीब एसएल लगाए और इसमें पोजीशन को कैरी करने की अगर तैयारी रखे कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ पे हमें 470, 75 एंड इवन 480 के टारगेट्स कुछ दिनों के अंदर से विद इन अ वीक्स टाइम दिखने की उम्मीद है। चलिए आईटीसी ये हो गई रचना जी की पिक इस समय की। अच्छा मोमेंटम है इस समय मार्केट में। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर इस समय हमें ठीक ठाक मोमेंटम मिल रहा है। गाबा सर, हिंदुस्तान कॉपर, आज सुबह सुबह हमने डिस्कस किया था ये, और मुझे याद है सुबह बिग स्टॉक्स में लिया हमने। उसके बाद जब 7% ऊपर था तब मैंने आपसे पूछा था कि क्या अब हम लेट हो गए? आपने कहा नहीं, बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं। वहाँ पर भी अगर किसी ने ख़रीदा होगा तो अच्छा प्रॉफिट बना होगा, मेरे ख्याल से वो टारगेट्स भी हिट हुए होंगे आपके। अब क्या करें यहाँ पर, क्योंकि एक बार मोमेंटम आता है इन मेटल्स में तो हमें पता है किस लेवल तक जा सकते हैं। अब हिंदुस्तान कॉपर ट्रेड कर रहा है 267 के आसपास। अब उसको अब भी चेस कर सकते हैं, मोमेंटम बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए स्टॉप होगा 262 का। अब भी होल्ड कीजिए, चले तो 270 भी चला जाए, 275 भी पॉसिबल है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जब चार्ट देखता हूं जो मोमेंटम है इसकी तेजी पकड़ सकता है। तो आई थिंक स्टिल ऑन, सिर्फ चेस करना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर, और कुछ नहीं। स्टॉप लॉस को बढ़ाकर, बिल्कुल स्टॉप लॉस को बढ़ाकर चेज करना पड़ेगा। वीरू, इस साल 12 में से 10 महीने हिंदुस्तान कॉपर ग्रीन में रहा है, और अब इस समय ये इतना मतलब मेरे ख्याल से प्राइस टू अर्निंग्स पर 63 टाइम्स हो गया है। लेकिन इसमें पता है क्या इशू क्या है? अगेन जो लोग गलती कर देते हैं कि हम अर्निंग्स, प्राइस टू अर्निंग्स में अभी जो अर्निंग्स है वो देख रहे हैं। मेटल्स में अर्निंग्स अगर सुपर साइकिल आती है ना तो 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता। मेटल्स को लेना ही चाहिए जब वो महंगे हों और बेचना चाहिए जब वो सस्ते हों, क्योंकि वो साइकिल जो है ना वो उसी हिसाब से पकड़ में आती है। ये देखिए क्या मतलब। और नॉर्मली बैंक से जब बाहर आते हैं स्टॉक, एक बार खुलने के बाद प्रॉफिट टेकिंग आती है उसमें, लेकिन ना कल सेल में प्रॉफिट बुकिंग आई हल्की सी भी, ना आज हिंदुस्तान कॉपर में प्रॉफिट बुकिंग आई हल्की सी भी। देख लीजिए आप। बिल्कुल हिंदुस्तान कॉपर, यानी मतलब अनुज, क्योंकि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आपने सुबह इसको स्टॉक्स में इंक्लूड किया गया था। यानी अभी ऊपर का स्पेस बहुत खुला है और अभी हम इसे किसी भी लिहाज से, आई मीन टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से भले ही कह सकते हो, लेकिन अर्निंग्स के लिहाज से या फिर बीइंग एक्सपेंसिव नहीं कह सकते आपके मुताबिक इसको, है ना? अभी भी मतलब इस प्राइस, मतलब देखिए क्या है, एक्सपेंसिव है अगर आप करंट अर्निंग्स के हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन अगर ये सुपर साइकिल आएगी, मार्केट क्या प्रिज्यूम कर रहा है, मार्केट प्रिज्यूम कर रहा है कि सुपर साइकिल आएगी अगले साल, और ये जो हमने अर्निंग्स अभी दिमाग में रखी है इसकी 5 या 6 टाइम्स अर्निंग्स हो जाएंगी, तो फिर ये अपने आप फिर 60 टाइम्स के बजाय 12 टाइम्स पे आ जाएगा। ये मतलब बेसिकली मार्केट का लॉजिक है। और प्राइस वाइज याद रखिएगा 266 पे, ये मेरे ख्याल से मेरे स्क्रीन पे जितने भी चार्ट्स अवेलेबल है ना, मेरे पास जनवरी 2010 से चार्ट्स अवेलेबल है, और मैं कह सकता हूँ कि अपने करियर का सबसे टफेस्ट जोन अब जाके स्ट्राइक कर रहा है, और वो जोन था जुलाई 2011 से लेकर नवंबर 2012, जिस फेज़ के बाद इसमें एक ऐसा करेक्शन आया जिसमें इसने लो लगाया करीब 22 रुपये का। तो अगर यहाँ 266 से लेकर करीब करीब 270 तक की सप्लाई को अगर ये एब्जॉर्व कर गया ना जनाब, तो जो अनुज बात कह रहे हैं वो आई थिंक आप स्क्रीन पे देख भी ले वो। खैर, हिंदुस्तान कॉपर का जिक्र यहाँ पे हुआ। कॉल्स कौन कौन सी आई, आप इस मेहमानों की कॉल्स को अगर आप देखें, स्कैन करें थोड़ी सी, तो उसी में से ट्रेड्स लोकेट करना शुरू करते हैं। कॉल आई एक डाबर की, प्रकाश सर की, और एक कॉल आई आईटीसी की। मैं जो बात प्रकाश सर की पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि वो एक डिफरेंशियल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर रचना जी आईटीसी ने पिछले 4 महीने से परफॉर्म नहीं किया, वो करता हुआ। क्या इसी पैमाने पर शिल्पा जी, मैं थर्ड थॉट लूंगा आपका मैरिको पर, क्या मैरिको पर भी फोकस करें? ये भी अपने बेस से इजेक्ट कर रहा है, ये भी अपने 3-4 क्रिटिकल एवरेजेस को आज पार करके ट्रेड कर रहा है। क्या बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होल्ड करता है मैरिको भी?
जी बिल्कुल कटता है। मैरिको में अगर हम देखेंगे तो 528 के ऊपर ही इसका एक छोटा सा ब्रेकआउट था जो अभी प्ले कर रहा है, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे 552 पे आपको एक रेजिस्टेंस भी मिलेगा। बहुत टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि इसी लेवल से रिजेक्शन देता है, तो ये अगर ये 552 क्रॉस करता है तो इसमें मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट आएगा, जहाँ पे ये टूवर्ड्स 580 से 600 के लिए भी अप्रोच करेगा। तो मेरे लिए इट विल बी अ वेरी कन्विंसिंग बाय अगर ये एक बार 552 क्रॉस करता है तो। ओके 542 आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी हमारे पैनल में लगभग 2 कॉल यहाँ से गई और लुक एट निफ्टी FMCG आपकी स्क्रीन पर करीब 56,350। अच्छा अनुज, इसका तर्कसंगत कारण क्या हो सकता है? FMCG क्यों भाग रहा है? क्या CY24 में जिस हम रेट साइकिल के रिवर्स होने की, जिस रेट कट्स की बात कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ा देगा? क्या बाजार इसीलिए थोड़ा सा उत्साहित है FMCG पर? ये भी एक कारण है वीरू, और एक और कारण ये है कि अगर आप मूव्स देखेंगे FMCG इंडेक्स के, तो इस साल के शुरू में आपने काफ़ी शानदार मूव्स देखे थे, क्योंकि तब ITC में बड़ा मूव आया था। उसके बाद 3-4 महीने का एक कंसोलिडेशन हुआ, मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन रहा करीब जुलाई के मिडिल से लेके दिसंबर की शुरुआत तक। मेरे ख्याल से 4 महीने तक कहीं नहीं गया FMCG इंडेक्स, कोई मूव ही नहीं दिखाया, और उसके बाद फिर ये कैचअप शुरू हुआ है वीरू। तो ये भी एक कारण हो सकता है, प्लस मार्केट को लग रहा है कि शायद अगले साल क्रूड फिर नीचे आएगा, ये भी एक कारण हो सकता है। और जैसा कि आपने कहा, क्योंकि कंजम्पशन, अगर इंडिया में डोमेस्टिक इकोनॉमी की रैली आएगी तो उसको लीड करेंगे कंजम्पशन और फाइनेंस। बहुत सिंपल है, बाकी सब सेक्टर इधर उधर अपना काम करेंगे, लेकिन कंजम्पशन और फाइनेंस ये 2 बड़े सेक्टर्स हैं मार्केट के लिए। जी हाँ, और इस हफ्ते लास्ट हफ्ते हमने देखा था ब्रिटानिया का स्विंग, और आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा अब एक बार इमामी आएगा। आप लोग एट इमामी, आई मीन 536 में कोई ट्रेड की बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है, और क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट इसमें थोड़ी ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड की आई थिंक बात नहीं करूँगा, बट स्टिल मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दर्शा रहा हूँ कि इस सेक्टर में क्या हो रहा है। निफ्टी FMCG एक इंडेक्स एट डे हाई, एंड लुक एट ITC, ये दिन के सर्वोच्च स्तरों पे ITC एक बार फिर लेके आइएगा। मेरी स्क्रीन पे इस वक्त पूरी की पूरी स्पेस जो है वो OMCs की और FMCG की वाइब्रेट करती हुई, बट एट 563 याद रखिएगा, सॉरी 463 ये प्राइस जो है मेरे ख्याल से 8 अगस्त के बाद सर्वोच्च स्तर होगा। डायरेक्टर साहब जरा रोल ओवर रखिएगा स्क्रीन पे। रचना जी, क्या मैं आपके उस थॉट को प्ले करने के लिए जनवरी की कोई कॉल पकड़ सकता हूँ या फिर स्प्रेड क्रिएट कर सकता हूँ ITC में? और एक चीज़ और ये बताइएगा, जो लोग इसमें वो होल्डिंग के अगेंस्ट कॉल बेचते हैं, आपको लगता है कि इस वक्त जिस चार्ट प्राइस पे है ये ITC, कुछ महीने के लिए अब होल्डिंग के अगेंस्ट कॉल बेचना रिस्की होगा? जी मेरा ये मानना है कि कॉल बेचना तो चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग है और आगे स्ट्रांग रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जहां तक ऑप्शन के जरिए इसको प्ले करने की बात है, तो अगर हम जनवरी का 465 का कॉल ऑप्शन अगर देखें तो उसको यहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं। फिलहाल 13 के लेवल पे है, अगर हम इसमें 9 का SL लगाए तो ऊपर वाली साइड पे इसका पहला टारगेट 17 होना चाहिए, 1717, और उसके बाद 20 का टारगेट भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो 9 के SL के साथ एंड 17 और 20 के टारगेट के साथ 465 का जनवरी का कॉल लिया जा सकता है, एंड कॉल को शॉर्ट तो यहाँ करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, एक फ्लैशेस जो आपकी स्क्रीन पर हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए FAME 3 पॉलिसी का ध्यान रखिएगा। ये ड्राफ्ट है, सरकार ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। CNBC आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक FAME 3 पॉलिसी में इलेक्ट्रिक ट्रक और ट्रैक्टर को भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव है, और क्या क्या खास है इसमें जानने के लिए चलते हैं रोहन के पास। रोहन, गुड आफ्टरनून। बताइए, ये जो ड्राफ्ट आपके पास है ये पिछली पॉलिसी से कैसे अलग है? जी, इसमें कुछ खास बातें हैं जो इसे FAME 2 से अलग करती है। जो सबसे बड़ी बात है, FAME 2 के मुकाबले 3 गुना होगा FAME 3। लगभग 33,240 करोड़ का प्रस्ताव दिया है हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने। इस पर चर्चा हो रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से और बाकी तमाम मंत्रालयों के साथ इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जो प्रस्ताव है वो 3 गुना ज़्यादा है, 5 साल के लिए रखने का प्रस्ताव है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है वो है
इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक ट्रक को शामिल करने का प्रस्ताव, यानी कि जो खेतों में ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं उनमें कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन उनका किया जा सके, उसके लिए तैयार किया गया है। और इसमें जो सब्सिडी दी जाएगी प्रस्ताव के मुताबिक वो ई ट्रक्स के लिए 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर या गाड़ी की जो कुल कीमत है उसका 20% अधिकतम हो सकता है। ई ट्रैक्टर के लिए 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर या फिर 30% गाड़ी की कुल कीमत का दे सकती है सरकार। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें हर साल इंसेंटिव कम होती जाएगी, सब्सिडी कम होती जाएगी। आमतौर पे जब अगर फेम 2 में देखें तो फ्लैट रही थी पूरे स्कीम के पीरियड में सब्सिडी, लेकिन यहाँ पे हर साल कम करने का प्रस्ताव है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। पहले साल अगर ई टू व्हीलर की बात करें तो 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर का रखने का प्रस्ताव है। दूसरे साल 7,500 रुपये प्रति किलोवाट आवर, तीसरे साल 3,000 रुपये और आखिरी साल में 1,500 रुपये प्रति किलोवाट आवर का प्रस्ताव है। ठीक इसी तरह से अगर हम 4 व्हीलर की बात करें, पहले साल 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर, दूसरे साल 8,000 रुपये, तीसरे साल 5,000 रुपये और आखिरी साल 3,500 रुपये का प्रस्ताव। यानी कि हर साल जो सब्सिडी है कम होती जाएगी, लेकिन जो सरकार का प्रोजेक्शन है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल है वो हर साल बढ़ता जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है सब्सिडी के अंदर आ पाएंगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ है महिलाओं के लिए खास तौर पे, इसमें अगर वो उनके नाम से रजिस्टर्ड है कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उन्हें 10% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए अलग तरीके का फंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इलेक्ट्रिक बसेस में जो पीएम ई बस योजना है उसकी फंडिंग भी इस सब्सिडी के जरिए ही करने की बात कही गई है। इसमें केपेक्स सब्सिडी मॉडल और वीजीएफ मॉडल, इन 2 मॉडल्स को चुना गया और उम्मीद है कि 36,750 इलेक्ट्रिक बसेस को पूरे सब्सिडी के पीरियड में फंड किया जा सकेगा। इसके अलावा जो है इसमें इनोवेशन फंड की बात कही गई है 1,000 करोड़ रुपए की। तो कई सारी नई चीज़ें हैं जो इसे फेम 2 से अलग बनाती है। लेकिन एक बात हम बता दें कि ये एक पॉलिसी ड्राफ्ट है, इस पे तमाम मंत्रालयों की भी चर्चा भी जारी है। बिल्कुल, ये ड्राफ्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आशीष चतुर्मोता भी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक पिक पर बात करें इससे पहले ऑटो स्टॉक्स पर आपका क्या रवैया रहेगा और यहाँ पर आपकी क्या टॉप पिक्स रहेंगी? बिल्कुल अनुज, देखिए ऑटो एज अ बास्केट में काफी अच्छा रिकवरी और रैली हमें देखने को मिल रही है और इंडेक्स तो अपने आप में नया ऑल टाइम हाई चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जो कि बहुत लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस कर रहे थे, वहां पे एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली। और अगर से आप इन स्टॉक्स को डिविडेंड यील्ड से देखें, वैल्यूएशन से देखें, तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनमें हमें बहुत ही अच्छी मेरे ख्याल से अभी भी जगह नजर आती है। और खास तौर पे अगर से मैं हीरो मोटो की बात करूं तो वहां मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये काफी अच्छी कंटिन्यू रहेगी और स्टॉक जो 4170 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, वहां पर एक बहुत ही डिसाइसिव लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है ऑलमोस्ट 6 साल के कंसोलिडेशन के बाद। तो मुझे लगता है रैली आपको 44-4500 तक एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अगर से आप थोड़ा 4 व्हीलर स्पेस की बात करें तो टाटा मोटर्स में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये रैली भी एक्सटेंड होकर कहीं ना कहीं 800-820 तक जाती हुई नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से ऑटो एज अ बास्केट, आपने बिल्कुल सही कहा, एक जबरदस्त ट्रेंड यहाँ बन रहा है और उसके अंदर में भी हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करंट लेवल से भी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, और आशीष, आपकी अपनी खुद की पसंदीदा पिक क्या होगी इस समय की? जी, तो देखिए मैं जाना चाहूंगा पीएसयू बैंक्स में। मुझे लगता है कि कैनरा बैंक एक हमारा प्रेफर्ड बेट रहेगा। बहुत ही एक बेहतरीन मेरे को लगता है स्ट्रक्चर चार्ट्स पर तो खैर बना ही है, और आज आप देखिए वॉल्यूम के साथ एक गैप अप ओपनिंग हुई है और स्टॉक मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस 430 पे बना चुका है। तो यहाँ पर पे जो ट्रेजेक्ट्री है वो मेरा मानना है 480 से 500 तक पोजिशनली बनती हुई नजर आएगी। अब अगर से अनुज आप देखें तो पूरा जो पीएसयू बैंक्स है वो एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। 1 टाइम प्राइस टू बुक पे एज अ बास्केट हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और इंडिविजुअली ये बैंक्स, कैनरा बैंक जैसे बैंक के जो 1.1 पे ट्रेड कर रहे हैं प्राइस टू बुक पे। लोन ग्रोथ 16 से 18% की हमें देखने को नजर आ रही है और एनपीएस बहुत ही कंट्रोल्ड है। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट कट का कहीं ना कहीं एक डिस्कशन यूएस में अब आएगा, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल ईड्स पे आएगा, और जो इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट कट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी देखने को नजर आएंगे, और जिसके चलते निम्स में एक्सपेंशन होगा और उसके बड़े बेनिफिशियरी पीएसयू बैंक्स रहेंगे। तो मेरे हिसाब से पूरा पीएसयू बैंक्स इन जनरल अच्छा करेगा। और हम तो पीएसयू बैंक भी इसके ऊपर बहुत रुझान रखते हैं जो 64 पे चल रहा है, और उस पर भी मेरा मानना है कि ये रैली इस पीएसयू बैंक भी इस ईटीएफ को करीब 75 के लेवल तक लेके जा सकती है। और उसमें से अगर से एक पर्टिकुलर स्टॉक चूज करना हो तो मैं जाना चाहूंगा कैनरा बैंक के साथ। डिस्क्लोजर है कि इन स्टॉक्स में और इस ईटीएफ पे हमारा पोर्टफोलियो में हमारे पोजीशन है, और हम इसके ऊपर हमारा एक बायस है, पॉजिटिव बायस है, और हमारे पोजीशंस भी पीएमएस के अंदर में हम रखते हैं।
जी हाँ, कैनरा बैंक आपका प्रेफर्ड कॉल है। सुबह सुबह खबर के बाद इसने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी और इस बीच याद रखिएगा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स डे हाई पर आके ट्रेड करता है। मीनवाइल आई मीन वो जो ऑटो की खबर को हम डिस्कस कर रहे थे फेम 3 को लेकर, उसके ड्राफ्ट को लेकर, लेकिन मेरा एक जो ध्यान था एक स्टॉक पे गया जो कि अपने हिस्टोरिकल हाइस को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, वो है एक्साइड। लेके आइएगा मानस, इसकी मैं रीडिंग आपसे चाहूँगा। एक्साइड मेरे स्क्रीन पे 304.80 रुपये का भाव है और ये इस वक्त अपने अगस्त 2018 के एक स्विंग हाई को, और इस स्विंग और उस स्विंग हाई के बीच में लगभग आप समझ लीजिएगा कि 150 रुपये का राउंडिंग बॉटम है। ये ब्रेकआउट कैसा रहेगा, इसको प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैल्यू एट रिस्क क्या रखेगी और रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन अगर इस स्टॉक को इस हिस्टोरिकल ब्रेकआउट पॉइंट पे पकड़े तो कितनी रखनी चाहिए? देखिए इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट है क्योंकि 2018 के हाईस के ऊपर अब स्टॉक ट्रेड होने लगा है, तो अगर ये एक ब्रेकआउट है तो आपको टारगेट भी बड़े देखने को मिल सकते हैं। अगर हमें 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखना हो तब तो आपको 400 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आप केवल नेक्स्ट मंथ के लिए प्ले करना चाहते हैं, तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 298 के रहेंगे और टारगेट 330-335 के रेंज में एक्साइड में हो सकते हैं। ओके हाँ, तो एक्साइड हो गया। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद सुमित के पास चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे बातचीत करने के लिए। और अनुज, एक स्टॉक जिस पे बहुत बात हुई है, शायद आज एक बार फिर से बात करने का मन आ गया है और वक्त भी आ गया है, GMR, क्या एक नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक? बिल्कुल, मेरी नज़र खैर GMR पर काफ़ी बार गई है, स्पॉटलाइट में भी रहा है। मैंने अभी रिसेंटली एक रील बनाई थी, उसमें फिर से ऐड किया था इसको। मेरे ख्याल से ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्ले करने का 2024 में जो दो सबसे अच्छे स्टॉक्स रहेंगे वो दोनों रहेंगे इंडिगो और GMR। डायरेक्ट प्ले, इससे डायरेक्ट आप हो नहीं सकते, ठीक है ना। और अयोध्या बहुत बड़ा एपिसेंटर बनने वाला है वीरू, ट्रस्ट मी। मेरे ख्याल से 2024 का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर होगा अयोध्या। ये नंबर जब एक बार आएंगे ना 2024 के, मेरे ख्याल से कोई और सिटी वर्ल्ड में इतने टूरिस्ट नहीं देखेगी जितने 2024 में अयोध्या देखेगी, ठीक है ना। मान लीजिए इस बात को। और इंडिगो ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिए और सबसे ज़्यादा फ्लाइटें दिल्ली से ही चलेंगी अयोध्या की, तो ऑब्वियसली ये तो खैर दो डायरेक्ट प्ले हो गए, बाकी भी रहेंगे, लेकिन बिल्कुल 100% मेरे ख्याल से ये हमने 50 रुपये पे कवर किया था, 55 रुपये पे कवर किया था, आपको याद होगा 60 रुपये पे दोबारा कवर हुआ था स्पॉटलाइट में, अब 76 आ गया यहाँ पर। जी 76 और 22 जनवरी और उसके बाद, क्योंकि 23 जनवरी से याद रखिएगा जो आम लोगों के लिए जो दर्शन है वो खुल जाएंगे। तो वाकई जो बात आपने अनुज कही वो बिल्कुल सटीक कही। खैर अब थोड़ा सा विषय को यहाँ बदलते हैं और चलते हैं सुमित के पास। दरअसल इस साल सन 2023 में कैलेंडर वर्ष में सरकारी कंपनियां कुछ अलग ही अंदाज में चली। कैसी चली, कितनी चली और हिस्टोरिकली इस बार की अगर आप देखें जो प्राइस परफॉर्मेंस थी वो कैसी रही, इतिहास के पन्नों से अगर कंपेयर करें, निवेशकों ने कितना पैसा बनाया, आइए सुमित के साथ समझते हैं। सुमित, तो 2023 एक शानदार साल रहा बाजार के लिए और साथ ही साथ पीएसयू कंपनियों के लिए। करीब करीब 50% के आसपास की एक बढ़िया तेजी रही इस पूरे सेक्टर के अंदर और पीएसयू में अलग अलग सेक्टरों की एक अलग अलग चाल देखने को मिली। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पावर स्पेस, जिसमें पीएफसी और आरईसी एक शानदार तेजी 250% के आसपास तेजी यहां पर आई। एनएलसी इंडिया करीब 192% की तेजी यहां देखने को मिली। एसजेवीएन रफली 170% का उछाल यहां रहा और एनटीपीसी करीब करीब 85% की एक बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। जोरदार रफ्तार रही रेलवे शेयरों में, जिसमें आईआरएफसी करीब 200%, इरकॉन करीब करीब 200%, आरवीएनएल रफली 150% के आसपास की बढ़िया तेजी, रेलटेल 134% और बीएचईएल 125% से ज्यादा का उछाल इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक बढ़िया तेजी रही डिफेंस स्पेस में, 195% की तेजी मझगांव डॉक में, कोचिन शिपयार्ड 150%, एचएएल 125%, बीईएमएल करीब करीब 100% की तेजी यहां देखने को मिली। बीडीएल रफली 100% चला, बीईएल करीब करीब 100% और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी करीब करीब 100% के आसपास तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और कंपनियों की बात की जाए तो हुडको 119% की तेजी, फैक्ट 115%, हिंदुस्तान कॉपर जोरदार तेजी में स्टॉक कामकाज कर रहा है, 115% की तेजी, एमएसटीसी करीब करीब 110% का अच्छा उछाल, एनबीसीसी 105% चला, ईआईएल 100% चला। इनफैक्ट एमओआईएल, मिश्र धातु और ऑयल इंडिया, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि 80 से लेकर 90% तक चलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ये पूरा साल पीएसयू के नाम रहा और इस पूरी थीम के अंदर रफली 50% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। बिल्कुल, इसमें
सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक नाम और अगर आपको जोड़ना हो तो एक बार HPCL ले आइए। अब टेम्प्रेरी फ्रीज पर ये स्टॉक का 10% के गेंस यहाँ पर HPCL में है। आशीष चतुर्वेदी, आपने बहुत बार PSUs रेकमेंड किए हैं और बहुत सारे आपने तो इनफैक्ट मुझे याद है एक बास्केट अप्रोच, एक इंडेक्स अप्रोच कई बार चैनल पर बोला, लेकिन कोई और PSU अगर समझ में आ रहा हो इस समय इन लेवल्स पर? तो अनुज, इसको हम 3-4 स्टॉक्स के थ्रू प्ले कर रहे हैं और डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक्स भी हमारे पोर्टफोलियो में और इंडेक्स भी। तो सबसे पहले तो हम बास्केट अप्रोच की बात करेंगे तो CPSE ETF को प्ले करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें ऑयल, पावर, डिफेंस, इन सभी थीम का बेनिफिट मिलता है और कोई भी इंडिविजुअल सेक्टर पे हमें बेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक पूरा बास्केट इसके थ्रू कवर होता है और ये CPSE ETF अब 67 के आसपास है और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी देखने को जगह अपसाइड की मिलेगी, क्योंकि आप देखिए री रेटिंग कंटिन्यूस होगी, चाहे वो डिफेंस हो जो कि हमने कहा 10 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी, तो वहां बड़ा बेनिफिट है। पावर जहाँ पे 170 गीगावाट को 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जाना है, तो पावर में भी बड़ी तेजी होगी। और अब आप देख रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि एक तो चीप वैल्यूएशन, साथ में क्रूड का एक कंटिन्यूसली लोअर लेवल पे सेटल होना, और तीसरा जिस तरह से रुपया से अब हम कई जगह पे रुपये एज अ करेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो ये अल्टीमेटली अपने डेफिसिट को कम करेगा और इवेंचुअली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर एक री रेटिंग आपको देखने को नजर आएगी जो HPCL BPCL में हो रही। तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा CPSE ETF के अंदर में, अगर से पोजीशन लेना हो तो ये बेस्ट बेट होगी। अब आते हैं इंडिविजुअल पॉकेट्स पे, तो वहां मुझे लगता है पावर एक बड़ी थीम है और NTPC, जबकि हम इसको करीब 180 से आपके चैनल पे बहुत ही कई बार रिकमेंड कर चुके हैं और डिस्क्लोजर है कि हमारे पोर्टफोलियो में, पर अभी भी मुझे लगता है अनुज कि इस स्टॉक में आपको जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि आप वैल्यूएशन से देखिए, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी से देखिए, सब कुछ के लिहाज से 30 गीगावाट की कैपेसिटी NTPC को रिन्यूएबल में आने वाले 5 साल में क्रिएट करना है। ये बहुत बड़ा कैपेसिटी एडिशन है, जिसके चलते मेरा ऐसा मानना है कि 380 रुपए की ट्रेजेक्टरी NTPC के स्टॉक में आपको अभी भी देखने को नजर आ सकती है। डिफेंस में जैसे हम भारत डायनेमिक्स की बात कर रहे थे तो बड़ा एक रैली आई, अब यही आप कहीं ना कहीं कोचिन शिपयार्ड या मझगांव डॉक जैसे स्टॉक अभी भी इनमें मेरे को लगता है कि बड़ी ऑर्डर बुक है, तो ये स्टॉक्स काफी पसंद आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पावर और डिफेंस, ये दो थीम हमें काफी पसंद आती है, जिनको डायरेक्टली आप प्ले कर सकते हैं। और एक आपका एक फेवरेट स्टॉक जो आपने काफी दिन पहले चर्चा भी की थी, हमें लगता है वहां पे बहुत एक डिसाइसिव अपसाइड आएगा पावर की तेजी को प्ले करने का, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर में जो थर्मल की कैपेसिटी है उसको भी अल्टीमेटली 8-10% से ग्रो होना पड़ेगा और उसके लिए लगेगा कोयला, और कोयला जो है वो हम देखते हैं कि कोल इंडिया जो है बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी बढ़ाने वाली है, बढ़ती हुई पावर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा मानना है कि 450 से 500 रुपए की ट्रेजेक्टरी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको कोल इंडिया के स्टॉक में भी देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल शानदार मूव रहे हैं। अच्छा वीरू, मैं एक चीज़ बोलूँ, वैसे HPCL की तेज़ी इन पर्टिकुलर जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि चले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी सारे हैं, लेकिन HPCL जिस तरीके से चला है ना, कल शो में नीलेश शाह आए थे, वो एक अगली बड़ी थीम जो बता रहे थे, वो कह रहे थे EV रिचार्जिंग कंपनियां। मैंने कहा वो कौन सी हैं, उसमें कौन सी हैं? अभी क्या है ना, इनके पास पूरा नेटवर्क है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास। क्या इनमें से कोई एक कंपनी, फॉर एग्जांपल HPCL, आगे जाके कन्वर्ट हो सकती है एज इलेक्ट्रिक रिचार्ज कंपनी? क्योंकि देखिए आपको चाहिए तो सही ना, वो भी ये सब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट की एक बेट बन रही है कि शायद ये आगे जाके एक उस चीज़ की तरफ टर्न हो। ये एक रीज़न हो सकता है जो इस तरीके की HPCL में रिसेंटली री रेटिंग आई है, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप इसके बारे में बहुत जल्दी कुछ सुने। और ये देखिए बिल्कुल ये स्टॉक जो है एक वन वे तेज़ी में है। खैर एक काम करते हैं, एक और चीज़ पर बात करते हैं। आई थिंक रुचित जुड़े हैं, रुचित की कॉल लेते हैं, उसके बाद यतिन के पास जाएंगे और मेटल्स की चाल समझेंगे। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? वेरी गुड आफ्टरनून आनंद जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल आई थिंक FMCG स्पेस हमें लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। FMCG इंडेक्स पहले ही एक ब्रेकआउट दे चुका है और फॉलो बाइंग आप देखेंगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अब तक पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जैसे आप HUL देखे, डाबर देखे, मैरिको देखे, आई थिंक उनमें अभी अच्छे वॉल्यूम्स होने लगे हैं। सो थोड़े जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस रहे अब तक, आई थिंक वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा काफी फेवरेबल लग रहा है विद इन द FMCG बास्केट। तो डाबर यहाँ पे मेरी पिक रहेगी, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक हायर बॉटम रीसेंट लोज पे 2 दिन पहले स्टॉक ने बनाया है, उसके बाद आज अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हमने फ्यूचर सेगमेंट में भी डाबर में देखे। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे मैंने कहा, जो स्टॉक्स ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा है। तो यहाँ पे डाबर में खरीदारी करें, 534 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 565 से 570 तक के टारगेट रेंज शॉर्ट टर्म में डाबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
चलिए डाबर ये हो गया रुचित के पेक का। अब बात करते हैं मेटल्स की। आज तो खैर बहुत शानदार मूव रहे हैं, लेकिन पूरे महीने मेटल्स में शानदार मूव्स रहे हैं। और हो क्या रहा है, क्या ग्लोबल क्यूज हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। शानदार रैली मेटल्स में। बिल्कुल शानदार रैली, और ये जो फेड का इंटरेस्ट रेट्स पे डिसीजन था उसके बाद एक मेटल इंडेक्स में हमने इन पर्टिकुलर ज़बरदस्त रैली देखी है। पीएसयू मेटल माइनिंग स्टॉक हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो, चौतरफा हमने तेज़ी देखी है। रीज़न क्या है? सबसे पहले जो कमोडिटी में रैली आई है फेड के डिसीजन के बाद के अगले साल शायद वो रेट कट के बारे में सोचेंगे, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से रैली आ रही है। इंडिया की बात करें एज अ कंट्री तो रेयर अर्थ मिनरल से लेके लिथियम माइनिंग एक्वायरिंग की बातें चल रही हैं। अर्जेंटीना में 5 माइनिंग ब्लॉक के एलोकेशन की बातें चल रही हैं मीडिया में, तो ये भी एक न्यूज़ है जहां सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट ऐसे भी बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल ब्लॉक्स और लिथियम ब्लॉक्स ऑक्शन करने वाली है, जो एक की ट्रिगर हो सकता है काफ़ी सारी डोमेस्टिक माइनिंग कंपनीज़ के लिए। इसके अलावा आज ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि कॉपर की शॉर्टेज हो सकती है अगले 2-3 सालों में, क्योंकि डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें या HRC यानी जो हॉट रोल्ड कॉइल है स्टील की, यहाँ हमने 8% मूव देखा है अगले पिछले 2 महीनों में। तो स्ट्रॉन्ग ओवरऑल क्यूज़ है, चाहे वो आयरन ओर फ्यूचर्स हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, सब जगह से आपको न्यूज़ आती हुई दिखाई पड़ रही है। आर्सेलर मित्तल की बात करते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मेटल स्टील कंपनी है ग्लोबली। इनका भी एक रिसेंटली इन्वेस्टर कॉल हुआ था जहां उन्होंने कहा था कि यूरोप और यूएस मार्केट्स में आपको रिकवरी होती हुई दिखाई पड़ रही है, और अगर डिमांड ट्रेंड यहां से मिक्स्ड रहा फिर भी आपको मार्जिन में अपटिक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी माइनिंग और मेटल कंपनीज गाइडेंस अपना सुधार रही हैं। मंथ टू डेट रिटर्न्स की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर का शेयर एक महीने में ही, इस दिसंबर के महीने में ही 54% चला है, नाल्को 36% ऊपर, सेल 32% ऊपर। मुझे याद नहीं है एक महीने में 32% कब सेल चला था ऐसे सबड्यूड मार्केट में जहां स्टील प्राइसेस नीचे हों। एनएमडीसी में 14% की रैली आपने देखी है। प्राइवेट कंपनी में हिंडाल्को में 18% का रिटर्न है, श्याम मेटल्स 34% भागा है, जेएसपीएल 12% भागा है, और शेयर्स ही नहीं कमोडिटी के प्राइसेस में भी अच्छा आपने उछाल देखा है। तो कॉपर 5% ऊपर है इस महीने, आयरन और 6% ऊपर है, एल्यूमिनियम 8% ऊपर है। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है कि फिर से एक बार ट्रैक्शन आना शुरू हो गया है मेटल कंपनीज में। बिल्कुल, मेटल्स में शानदार ट्रैक्शन रहा। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या मेटल्स, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई ऐड करने का? ये बिल्कुल है अनुज। इनफैक्ट 2 स्टॉक, एक तो गोदावरी पावर करके कंपनी है, वो हमारे पोर्टफोलियो में है, जहाँ पे हमने स्मॉल कैप के अंदर में एक एलोकेशन गोदावरी में काफ़ी समय से किया हुआ है और अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ बन रहे हैं। और इनफैक्ट लास्ट 10-12 दिन पहले मैंने आपके चैनल पे श्याम मेटालिक्स का स्टॉक भी रिकमेंड किया था। करीब 480 के आसपास था वो स्टॉक, आज 625 के आसपास है। तो यहाँ पे भी एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। और अगर से मैं लार्ज कैप में देखूं तो मुझे लगता है कि इसमें टाटा स्टील एक बहुत ही बढ़िया प्ले नजर आ रहा है। और क्योंकि जैसे अभी यतिन ने समझाया कि किस तरह से ग्लोबल इंटरेस्ट रेट का भी बेनिफिट हमें मिलेगा, साथ ही साथ जो स्प्रेड्स है चाइना और इंडिया का, वो स्प्रेड भी कहीं ना कहीं आपके कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो डंप हमारे यहाँ पे हो रहा था उसके ऊपर भी एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगने की कहीं ना कहीं गुजारिश जो है वो इंडियन प्लेयर्स गवर्नमेंट से कर रहे हैं। और उसके अंदर में भी कोई एक पॉजिटिव अगर से कोई स्टेप आता है तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव बेनिफिट मेटल कंपनीज के लिए रहेगा। साथ ही साथ डिमांड साइड पे आप देखिए 19% डिमांड कंजम्पशन जो है वो ग्रो हुआ है ये साल। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव मेटल्स के लिए रहेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए लार्ज कैप कुछ देखना हो तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील पे देखना चाहिए, जहां पे बड़ा ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हुआ है। और 170 के जो पुराने ऑल टाइम हाई स्टॉक के बने 155 के आसपास के, वो लेवल मुझे लगता है क्रॉस होके कहीं ना कहीं 170 तक की अपसाइड टाटा स्टील के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो टाटा स्टील में करीब 170 तक की अपसाइड खुली हुई है। खैर, अब चार का जो चौका है वो आपके स्क्रीन पर रखता हूँ कि कौन कौन से चार ट्रेड्स आ रहे हैं। सस्ता ऑप्शन आज शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा। एग्जैक्टली आपको किस ऑप्शन को चीज करना है जनवरी की सीरीज में, उस पर बातचीत करेंगे। फिर सुपरस्टार रचना वैद्य जी के सौजन्य से आएगा। उसके बाद चार का चमत्कार आज मानस पिक करेंगे, और साथ ही साथ मिड के फंडा आशीष चतुर्मोता। एक काम करते हैं, इट्स 240 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं ट्रेड्स ले लेते हैं। शिल्पा जी, आज का सस्ता ऑप्शन क्या पिक करेंगे आप? जी अनुज जी, मुझे सस्ता ऑप्शन अभी आज के लिए अभी सिप्ला अच्छा लग रहा है। सिप्ला भी एक अच्छे ब्रेकआउट पे है। यहाँ पे 1230 पे एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। यहाँ से 1290, 1320 के टारगेट सिप्ला में भी बहुत इजीली अचीवेबल हैं।
तो यहाँ पे 1280 का कॉल ऑप्शन जनवरी सीरीज़ का जो रफली अभी 38 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 28 का रखिए। यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो 54 का रहेगा और इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स टूवर्ड 62 से लेकर 70 के बीच आपको आते हुए मिलेंगे। ओके, चलिए रचना जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए क्या पिक किया आपने? जी, मेरी तरफ से जो एफएनओ सुपरस्टार रहेगा वो डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में रहेगा एंड दैट विल बी जनवरी के फ्यूचर्स। तो यहाँ पे 5800 के आसपास का प्राइस है और अगर हम इसको लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड 5750, तो ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 5850 एंड उसके बाद 5900। ओके डॉक्टर रेड्डीज जेन फ्यूचर्स आपको आज पिक करना है। फ्यूचर ऑप्शंस का ट्रेड आपका आज का एफएनओ सुपरस्टार चार्ट के चमत्कार मानस जी का सोचने से आएगा। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए लुपिन में खरीदारी करनी चाहिए वीरेंद्र जी, क्योंकि देखिए ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। स्टॉक ने जो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था 1310 का, उसको ब्रीच किया है। इंटरडे चार्ट पे आपको हाई टॉप साइड बटन क्लियरली दिखेंगे। तो लुपिन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 1304 के रहेंगे, 1304 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 1380 रुपए तक के टारगेट्स आपको लुपिन में देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो जनवरी मंथ का 1340 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 56 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 85 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये हो गई मानस के पिक। अब चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास और उनसे जानते हैं उनका मिड कैप फंडा। आशीष जी बताइए। तो अनुज, इसमें अगेन एक पीएसयू कंपनी है जो पावर से रिलेटेड है और डिस्क्लोजर है कि हम स्टॉक की चर्चा भी कर चुके हैं पहले और हमारे पोर्टफोलियो में भी हमने इसको जगह दी है। तो पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, तो हमने इसकी दो स्टॉक्स की चर्चा की थी, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और एनएलसी इंडिया नेवेली लिग्नाइट। तो दोनों ही स्टॉक्स पे हमारा एक पॉजिटिव रुझान रहा। एनएलसी ने तो एक अच्छी अपमूव दिखाया। अब मुझे लगता है पीटीसी के अंदर एक अच्छी हमें स्ट्रेंथ देखने को नजर आ रही है। अब आप देखेंगे तो जहां पे पावर एज अ सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है, यहाँ पर पे जो पावर ट्रेडिंग के अंदर में पीटीसी जो है वो मार्केट लीडर है और करीब 47% जो बिजनेस है वो आता है लॉन्ग और मीडियम टर्म ट्रेड्स के अंदर में। तो जहां पर पे मार्जिन्स काफी बेटर रहती है और बाकी जो कंट्रीब्यूशन आता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आता है, तो वहां पर पे उतनी मार्जिन्स नहीं होती। पर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्योंकि लॉन्ग और मीडियम टर्म ट्रेड्स का ज्यादा है तो वहाँ मार्जिन अच्छी आती है। वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखेंगे तो 1.2 टाइम के आसपास प्राइस टू बुक पे ये पीटीसी इंडिया ट्रेड कर रहा है और आपने देखा किस तरह की एक री रेटिंग हमने पीएफसी, रेडा, आरईसी जैसे स्टॉक्स में देखी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी री रेटिंग आपको पीटीसी इंडिया के स्टॉक में भी देखने को नजर आ सकती है। और पीटीसी एनर्जी करके एक इनकी सब्सिडरी है जिसको इवेंचुअली ओएनजीसी को बेचने की टाइमलाइन आ रही है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा पीटीसी इंडिया के लिए। अब जहां तक के टेक्निकल्स का सवाल है तो आप देखेंगे एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पीटीसी इंडिया कर रहा है और अभी एक शॉर्ट टर्म बेस स्टॉक में 184 के आसपास बना है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई जो कि करीब करीब 2008 में बने थे 200 रुपए के, उसको तो स्टॉक क्रॉस करेगा और 220 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें लगता है पीटीसी इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो आज का मिड कैप फंड है पीटीसी इंडिया, लेकिन चारों ट्रेड्स में आपकी स्क्रीन पे क्रमबद्ध तरीके से एक बार फिर देता हूँ। सस्ता ऑप्शन आज आया था शिल्पा जी के सौजन्य से। पहला ट्रेड पिक किया गया था 4 का चौका में और वो ऑप्शन ट्रेड था आपकी स्क्रीन पे। आज सिप्ला की कॉल फार्मा स्पेस में उन्होंने करीब 1280 की कॉल यहाँ पे टारगेट की थी। 40 पे ट्रेड कर रही है फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 54, 62, 78 ट्रांचेस में अगर आप देखें टारगेट्स हैं, कहीं कहीं पर आप थोड़ा प्रॉफिट बुक ले सकते हैं। रचना वैद्य जी की तरफ से सेकंड ट्रेड आया था डॉक्टर रेड्डीज फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 5850, 5900 और करीब 1% अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और मानस जी ने आज 4 का चमत्कार पिक किया था ल्यूपी, 2 फार्मा स्पेस की कॉल आ जाएगी आज। और चौथा ट्रेड आशीष चतुर्वेदी जी का मिड कैप फंडा पीटीसी इंडिया इस वक्त ट्रेड करता हुआ 193। याद रखिएगा अगर पीटीसी प्राइस पे क्लोज होता है 193.20 पे तो मेरे ख्याल से इसका करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज होगा। मेरे ख्याल से यस, बेस्ट क्लोज था 193.70 और वो लेवल था इसका दिसंबर 2007 का। बहुत बड़े स्विंग के बाद और बड़े अंतराल के बाद एक बार फिर से ये उस जोन पे आ चुका है। कुछ स्टॉक्स और जो कि इसी मंच पे डिस्कस किए गए थे और जो एक बार फिर से मूव दे रहे हैं, एक बार आप आज लेके आइएगा सन टीवी को। प्रकाश सर, माफ कीजिएगा मानस, आपकी राय जानना चाहूँगा। 714 अब इस प्राइस पे ये क्या कर रहा है? अगस्त 2018 का एक ब्रेकडाउन पॉइंट था, उसको रीगेन करने की कोशिश करता हुआ 714 पे। कोई टेक मानस आपका सन टीवी पे इस वक्त? देखिए जो व्यू है वो पॉजिटिव है। पिछले 2 दिनों में स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उससे पहले हमने
करीब 665 से लेकर 725 तक की रैली देखी थी। अब ऐसा आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट मूव मिलेगा उसमें जो पिछला हाई 727 का है, स्टॉक को ब्रीच करके 740 तक जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 704 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं 735 740 के टारगेट के लिए। ओके चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर इस समय अच्छे मूव्स बन रहे हैं। एक आध स्टॉक्स देखते हैं रोल ओवर के हिसाब से। दो स्टॉक स्टैंड आउट कर रहे हैं उसमें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और गोदरेज कंज्यूमर। शिल्पा जी, एयू बैंक या गोदरेज कंज्यूमर अगर आपकी नज़र गई हो तो? दोनों ही बहुत अच्छा है। गोदरेज सीपी में हम लोग तो पिछले 3 दिन से बात ही कर रहे हैं कि ये एकदम अच्छा खासा ब्रेकआउट है। 1120 के ऊपर अभी स्टॉक है, तो यहाँ पे हम लोग टूवर्ड्स 1200 के लेवल्स के लिए अप्रोच करेंगे। तो एयू बैंक में अभी अगर हम देखेंगे तो एयू बैंक आज एक बहुत अच्छे मोमेंटम में वापस आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 800 के तो इमीडिएट टारगेट्स हैं। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो एक नया ट्रैजेक्टरी ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको थोड़ा पोजिशनल भी आप वेट करेंगे तो आपको 880 लेवल्स तक आपको आते हुए मिलेंगे। लेकिन फ्रेश बाइंग किसी को अगर करना है तो थोड़ा वेट कीजिए, अबव 800 आप बाई कीजिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कुछ देर पहले मेरे ख्याल से इसी स्टॉक पे मानस ने टिप्पणी की भी थी, अच्छा मूव देता हुआ 790 to 90 पर। और एक बार आप लेके आइए, अभी अनुज ने HPCL का जिक्र किया था, BPCL 2.5% ऊपर है। ये अगर BPCL की क्लोजिंग हो रही है तो ये भी एक फ्लैग की बहुत बेहतरीन क्लोजिंग है। मैं आई थिंक जब OMCs के जब OIs को सॉर्ट कर रहा था नेक्स्ट सीरीज़ में तो ये निकल के आया, और मेरे ख्याल से ये एक फ्लैग का बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट होगा। रचना जी, हालांकि OMCs पे काफ़ी बात हुई है, बट फ्रॉम ट्रेड पर्सपेक्टिव BPCL पे आपका व्यू और जनवरी के लिए व्यू क्या रहेगा, जिस प्रकार की तेजी है OMCs में? जी, BPCL पे मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा एंड द चार्ट सेटअप इज रियली वेरी गुड। एंड इस तरीके के चार्ट सेटअप में जैसी आज की बार हुई है, डेली बार की बात करें अगर, तो उसमें आगे 2-3 और बार ऐसी सिमिलर काइंड की हो सकती है जो इस काउंटर को ऊपर वाली साइड पे 480 की तरफ लेके जा सकती है। तो जनवरी के फर्स्ट हाफ के लिए ही मैं कहूंगी कि यहाँ पे हमें 480 का लेवल दिखना चाहिए। एंड डाउनसाइड पे ये बातें तब तक वैलिड रहेगी जब तक ये काउंटर 456 के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा। सो 456 एज अ स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड 480 एज अ टारगेट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी। ओके, BPCL मेरे स्क्रीन पे भी मार्क हुआ था। अच्छा आशीष, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा अभी, क्योंकि इस कार्यक्रम में ही बैठे बैठे 2-3 कॉल्स फार्मा से आ गई मेरे स्क्रीन पे। निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर दोनों ही नेक्स्ट डील हाई पर खड़े हैं, और इस वक्त ल्यूपिन जो है वो करीब 1334 का हाई लगा रहा है। ल्यूपिन क्लोज होगा आज 31 मई 2017 के बाद के अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे, यानी ये वो मई 2021 का स्विंग हाई पोस्ट कोविड जो था वो भी क्रॉस कर गया। आशीष, आपकी फार्मा में कोई टॉप कॉल इस वक्त, या फिर डायग्नोस्टिक में, या फिर आप लोगों ने अगर अपने PMS में कोई जो हॉस्पिटल स्टॉक है वो इंक्लूड किया हो तो उस पर टिप्पणी करिएगा। बिल्कुल, तो इसमें वीरू हम जो स्टॉक पे हमारी हम काफ़ी पॉजिटिव रहे वो है अपोलो हॉस्पिटल, और हमें लगता है कि हॉस्पिटल जो सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, चाहे इसमें अपोलो हो या मिड कैप में कुछ कंपनीज हैं, नारायणा, रेनबो, ये सभी स्टॉक्स काफ़ी एक अच्छे बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि इन हॉस्पिटल्स का एक बड़ा केपेक्स ऑलरेडी हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं इनके मार्जिन्स जो है वो काफ़ी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि अब आपका जो केपेक्स है वो बिहाइंड है, और इसके चलते अब जो हमें एवरेज रेवेन्यू पर बेड वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो पूरा सेगमेंट है हॉस्पिटल का वो काफ़ी अच्छा करेगा, और उसमें भी अगर से एक टॉपिक लेनी हो तो मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल उसमें एक बेहतरीन स्टॉक नजर आता है। और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब अपोलो हॉस्पिटल अपने 2021 के स्तरों को छूने की कोशिश करेगा, जो कि करीब करीब 5,900 के आसपास है। इसको ये क्रॉस करते ही मेरा ऐसा मानना है कि 6,500 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। तो अपोलो हॉस्पिटल इस पूरे स्पेस में हमारी टॉपिक है। साथ ही साथ एक मिड कैप कंपनी है ग्रैन्युअल्स, जो हमें लगता है पैरासिटामोल का एक बड़ा प्लेयर है, और यहाँ पर पे हमें लगता है कि एक बहुत ही अच्छा
प्राइस पैटर्न बना है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर, और हमें लगता है कि इस कंपनी के अंदर में भी टेक्निकली एक 450 रुपए तक के स्तर देखने को नजर आ सकते हैं। तो ग्रैनुअल्स और अपोलो हॉस्पिटल ये हमारी दो टॉप पिक्स है पूरे हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस के अंदर। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ पिक्स आपके लिए। अब क्या किया जाए, कुछ एक काम करते हैं, एक तो ट्रेड्स और लेते हैं, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स हैं मेरे जिन पर मुझे बात करनी थी, लेकिन उससे पहले ट्रेड्स लेते हैं एक दो। एक बार आप लेकर आइए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ट्रेड नहीं है, सिर्फ मैं इसको मार्क कर रहा हूँ क्योंकि आज ये FNO से गुड बाय और एक तरीके से गुड रिडेंस, क्योंकि पूरा टाइम ये बैन में ही रहता था। तो ये स्टॉक अब आज बाहर हो जाएगा बैन से, सॉरी FNO से, तो इस पर एक नज़र रखेंगे। और उसके अलावा ऑब्वियसली लुपिन की बात हुई। अच्छा, लुपिन में ना वीरू मैं एक चीज़ कहूँगा, अब 1333 पर आ गया ये स्टॉक करीब करीब, और पोजिशनली मुझे लग रहा है अभी भी इसमें बहुत दाम है, क्योंकि जो हमारा पहला टारगेट 1600 के करीब का था उसकी तरफ तो बढ़ रहा ही है, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है लाइफ हाई की तरफ भी जाएगा, इवन 2100 तक भी जाएगा, क्योंकि फार्मा में भले ही किसी दिन वीकनेस भी रहती हो, इस स्टॉक में वीकनेस नहीं आती है। ये मतलब बिल्कुल बहुत एक उम्दा लेवल का ट्रेड रहा है। आपकी स्क्रीन पे ल्यूपिन 1330 अनुज, क्योंकि मैं भी जब पहले इसके ल्यूपिन के चार्ट को देख रहा था, अब क्योंकि ये वो पोस्ट कोविड जो स्विंग हाई है उसको भी पार कर गया है, और वो जो जून 2017 के सप्लाई जोन था उसको भी पार कर गया। मतलब अब 150-200 पॉइंट का स्विंग खुला हुआ है यहाँ पर भी, और अभी बिल्कुल वीरू बहुत आराम से, और 1600 तक तो मुझे स्पेस लगी रही है। खैर 1600 तक तो मुझे स्पेस लगी रही है। हाँ। अब ये है कि ऑब्वियसली अब आपका रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पर वो नहीं है जो हमने जब पहली बार इसको स्पॉटलाइट में कवर किया था 750 पर, तब था ऑब्वियसली, लेकिन वो ट्रेडर समझते हैं मेरे ख्याल से। इसमें खैर कोई इशू नहीं है। अच्छा वीरू, अब एक काम करते हैं, मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, वो सुमित का एक लिंक लेना था हमको, वो भी लेंगे। ओके, वो अभी रेडी नहीं है तो उस पर आएंगे बाद में। वीरू आप तब तक 2-3 ट्रेड स्पॉट करिए, मैं ज़रा कुछ एक चीज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर आता हूँ मैं। ओके ठीक है, आई थिंक 2-3 ट्रेड्स की स्पॉटिंग कर लेते हैं। याद रखिएगा अभी ट्यून रहिए कुछ अहम मुद्दों से लेकर जिसे कहते हैं ना सीख और ज़िंदगी के पहलू, वो जो बाज़ार में अगर आप देखें मौजूद रहने के लिए कुछ और आपको जिसे कहते हैं ना हमें गाइडलाइंस मिलेंगे, दिशा निर्देश मिलेंगे, और तजुर्बे के आधार पर कुछ देर में हम उस पर बातचीत करेंगे। अनुज, बात करें क्या? मेरे ख्याल से अब हम 2023 को अलविदा कह रहे हैं और आज ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट सेशन है। मेरे ख्याल से इन बातों को थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम अब लाइफ में बाजार की अप्स एंड डाउन से प्रभावित होकर या फिर विचलित होकर मैदान छोड़ देते हैं। कुछ खास बातें जो आज डिस्कस करना चाहेंगे? बिल्कुल वीरू, और ये सिर्फ मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इंडिया इंक के 2 सबसे बड़े टाइटन्स की, जिनका दोनों का जन्मदिन आज ही होता है, शेयर करते हैं वो जन्मदिन। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी जी की, और हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। वीरू दोनों का जन्मदिन 28 दिसंबर को ही आता है। तो अगर एक प्लेट बनी हो जिसमें अगर हम दिखा सकें कि आज दोनों का जन्मदिन है, तो वो बेटर रहता है। वैसे खैर ये कुछ रतन टाटा की सीख है जो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर सारे तो आप मतलब मेरी रील में देख सकते हैं, लेकिन मैं 1-2 ले लेता हूँ। एक तो जो उन्होंने कहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, और ECG में भी अगर एक सीधी रेखा हो तो मतलब आप ठीक नहीं है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि एक दिन आपको एहसास होगा कि मटेरियल चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, जो आपके लव्ड वंस हैं उनकी वेलबींग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो धीरू भाई के कोट्स हैं ना वीरू, उसमें मुझे सबसे अच्छा कोट लगता है, वो ये लगता है कि बड़ा सोचें, जल्दी सोचें, मतलब दुनिया से पहले सोचें, और क्योंकि आइडिया पर किसी की मोनोपोली नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक उनका सबसे बड़ा कोट था। बाकी के कोर्स जितने भी हैं वो आपको दिख जाएंगे, अगर आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, मैंने एक इस पर रील बनाई है, उसमें आपको दिख जाएंगे। लेकिन जो सबसे अच्छे कोर्स थे मैं सोचा उनकी बात कर लूँ पहले। जी, बड़ा सोचें और पहले सोचें, और किसी भी सोच पर, किसी भी आविष्कार पर आपका अधिकार नहीं है। आई थिंक अनुज, मुझे याद आता है रतन टाटा जी का वो विजुअल,
मतलब सिंप्लिसिटी जो जिसे कहते हैं ना, मैं शालीनता और सरलता और बिल्कुल बिल्कुल शालीन, वो जब अपनी नैनो से उतरे थे ताज के आगे, वो सीन याद है आपको? डायरेक्टर साहब वो विजुअल होगा कहीं पर, जरूर दिखाइएगा। इतना बड़ा साम्राज्य, बट सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। वो नैनो से उतरना, वो विजुअल याद है आपको अनुज? वीरू, उस दिन ना गूज बम्स आए थे, वो मुझे अभी तक याद है। न्यूज़ रूम में खड़े होकर एक एक इंडिविजुअल ने ताली बजाई थी उस दिन। और उसके बाद जब रतन टाटा जी ने कहा था कि हमें बहुत मुश्किलें आई, लेकिन अब प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस, और इसके लिए प्राइस इसका 1 लाख ही होने वाला है। और 1 लाख में उन्होंने शुरू में बेची भी थी वो कार। हाँ, बस ये है कि पता नहीं क्यों मुझे नैनो को देख के थोड़ा दुख ये होता है कि उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी गलत हो गई। वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो थी वो थोड़ी सी गलत हो गई। शायद उसको अगर लखटकिया नाम ना दिया होता ना, तो आज नैनो सड़क पे मौजूद होती। खैर चलिए, अब इशू से बाहर निकल के आते हैं। अब इट्स 21,756 और 48,500, लेकिन मेरी स्क्रीन पर जो चीज़ इस वक्त वाकई एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रही है, दैट्स निफ्टी FMCG। एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ देर में हम बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जाएंगे। टाइटर साहब, अगर ब्रेक लेना हो तो बताइएगा मेरे को, लेकिन मैं यहाँ पे 1-2 स्टॉक्स स्पॉट कर लेता हूँ जो कि डे हाई पर आ रहे हैं। एक बार लेके आइए आप कोलगेट आएगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स 2524, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी फॉर कोलगेट। रचना, यहाँ पे कौन सा जोन खुल गया है? क्योंकि अब इसने अपनी राइजिंग चैनल को भी हायर लेवल्स पे स्ट्राइक कर दिया है। आपका व्यू इस वक्त कोलगेट पर? जी, कोलगेट पर मेरे व्यू की जहां तक बात है, दिस इज पॉजिटिव। एंड यहाँ पे 2525 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस है, जहाँ पे वो अभी पहुंच के बैठा हुआ है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे प्लेयर्स के लिए यहाँ पे ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले आवर्स में और कल अगर हम यहाँ पे इंट्राडे डिप देखते हैं तो उस टाइम पे यहाँ से एक बाई करी जा सकती है। और ये काउंटर जब तक 2480 के ऊपर बना रहेगा, डिप जब तक इसको मेंटेन रखेगा, तब तक देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हम 2550 की तरफ और 2560 की तरफ इस काउंटर को जाते हुए विद इन अ वीक्स टाइम देखेंगे। बट बाइंग हैज टू हैपन ऑन द डिप। क्या टारगेट दिया आपने रचना जी यहाँ का, इसका लॉन्गर टर्म का? जी, मैंने इसका जो टारगेट दिया, मैंने बोला कि 2550 एंड 2560 विद इन अ वीक दिखा सकता है अगर हम इंट्राडे डिप से बाय करेंगे, 2500 के आसपास बाय करेंगे तो। ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पे कोलगेट पे बात हो गई क्योंकि निफ्टी FMCG डे हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है, तो मैं इसका जिक्र कर रहा था। लेकिन अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा बदलते हैं। निफ्टी को स्क्रीन पे देखिएगा एक बार फिर से, फिर डे हाई की ट्रैजेक्टरी मारने की तैयारी करता हुआ। इट्स 21,762। लेकिन इस दौर में सबने पैसा कमाया, चाहे वो FIs हो, चाहे वो DIs हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आए हो। लेकिन एक तबका और था जिसने बेहद शानदार वेल्थ क्रिएट करी, और वो थे भारत के एक से एक दिग्गज सेलिब्रिटीज। आइए देखते हैं कि किन किन सेलिब्रिटीज ने कौन कौन से स्टॉक्स पे दांव खेला, कितना कमाया, कितनी करी क्रिएट वेल्थ सुमित के साथ। सुमित बताइए। तो जिस तरह बाजार के अंदर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, बाजार से अछूते नहीं रहे ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी, और ये भी अब मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे हैं, और एक लंबे अंतराल से बाजार के साथ इनका एसोसिएशन भी रहा है, चाहे वो श्री अमिताभ बच्चन हो या फिर शिल्पा शेट्टी हो, जिनकी कंपनी भी लिस्टेड है। सो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग सेलिब्रिटीज का निवेश। तो सबसे पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, आज़ाद इंजीनियरिंग RHP के हिसाब से करीब करीब 31 करोड़ रुपए के आसपास की वर्थ होल्डिंग के स्टॉक इनके पास हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग में ही श्री VVS लक्ष्मण का भी रफली 3 करोड़ के आसपास का निवेश है, और ये सेम पैटर्न पे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ का भी इसमें निवेश है। 3 करोड़ के आसपास के निवेश साइना नेहवाल का भी है, करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास का ही निवेश बाकी सेलिब्रिटीज़ का भी है, जिसमें निखत ज़रीन करीब 3 करोड़ के आसपास का निवेश इनका भी है। ये आज के लिस्टिंग के बाद या फिर जिस तरह की लिस्टिंग हुई है हालिया, उसके बाद दाम है। इसके अलावा PV सिंधु का भी करीब करीब 3.1 करोड़ रुपए के आसपास का आज़ाद इंजीनियरिंग में ही निवेश है। ये इनकी RHP के हिसाब से इनकी होल्डिंग है। होनासा कंज्यूमर, हाल की ही लिस्टिंग, इस कंपनी के RHP के हिसाब से शिल्पा शेट्टी की होल्डिंग जो है वो करीब करीब 48 से 49 करोड़ रुपए के आसपास की वो ओन करते हैं इस कंपनी में। वियान इंडस्ट्रीज, जो कि खुद शिल्पा शेट्टी की ओन कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली ये कंपनी खरीदी थी कुछ साल पहले, करीब करीब 2.25 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश वहां पर भी इनका है।
राज कुंद्रा का भी निवेश करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का है वियान इंडस्ट्रीज में। बतौर प्रमोटर ये दोनों इस कंपनी को चलाते हैं। नायका में आरएचपी के हिसाब से कैटरीना कैफ की करीब 35.7 करोड़ वर्थ की हिस्सेदारी है, जो कि रिसेंटली बोनस के बाद थोड़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि नायका में आलिया भट्ट की जो हिस्सेदारी है और रफली 70 लाख के आसपास की एक छोटी हिस्सेदारी है, लेकिन उनका भी इस कंपनी के अंदर निवेश है। डीपी वायर्स ये लिस्टेड कंपनी है और श्री अमिताभ बच्चन जो कि पहले जस्ट डायल में भी रह चुके हैं, और भी कंपनियों में उनका नाम आया है, लेकिन डीपी वायर्स में एग्जिस्टिंग हिस्सेदारी उनकी करीब 11.6 करोड़ रुपए के आसपास की। तो बॉलीवुड से लेके खेल जगत से लेके अलग अलग सेलिब्रिटीज जो कि अब भारतीय बाजारों में निवेश कर रहे हैं, और आरएचपी के हिसाब से, एक्सचेंज फाइलिंग के हिसाब से इस तरह की हिस्सेदारी इन कंपनियों के अंदर इन सभी सेलिब्रिटीज की फिलहाल है। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे 3 PM मूव आ रहा है मार्केट में अब 21,767 पर। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी फ्लैट ही है, मतलब 3 PM के हिसाब से 48,500 पर। लेकिन 2024 में क्या होगा, कौन से सेक्टर चलेंगे, कहाँ पर कमाई की थीम्स रहेंगी, बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के CIO निमेश चंदन, उनसे समझते हैं अगले साल का आउटलुक का। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए इस समय आपके हिसाब से क्या थीम्स मेन रहने वाली हैं 2024 के लिए? गुड आफ्टरनून अनुज, मेरी तरफ से भी आपको 2024 की शुभकामनाएं और आपके व्यूअर्स को भी। 2023 बहुत ही अच्छा साल रहा मार्केट्स के लिए, और इसमें कुछ थीम्स बहुत अच्छी चली, जैसे PSU, डिफेंस, कैपेक्स थीम्स जो थी उन पे हाईलाइट रहा इस साल। मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस होंगे 2024 में एज वी स्टेप इन। एक तो आई थिंक कंज्यूमर सेक्टर्स हाईलाइट में आएंगे। आफ्टर अ गुड कैपेक्स रन अप हम देखेंगे कि कंज्यूमर सेक्टर्स विल स्टार्ट डूइंग वेल यहाँ से। तो हमारी उम्मीद यही है कि कंज्यूमर सेक्टर्स विल गिव लॉट ऑफ विनर्स इन द कमिंग ईयर। दूसरा, आपने देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने गाइड किया है कि वो रेट्स कम करेंगे, बिकॉज उन्हें स्लो डाउन दिख रही है जीडीपी में, उनकी इकोनॉमी में। तो मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट्स पर दबाव रहेगा इस साल। डोमेस्टिक स्टोरीज अच्छा करेंगी, तो इनमें जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा कर सकता है कमिंग ईयर में। वी आर बुलिश बिकॉज उन बैंक्स ने अभी जस्ट मूव शुरू किया है। Q4 में ही बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स चले हैं, और एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स उनमें अच्छा रंग दिख रहा है फॉर गुड ग्रोथ इन देयर बिजनेस। तो ये कुछ चेंजेस रहेंगे 2024 में, कंजम्पशन वर्सेस कैपेक्स और डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल। नहीं तो बैंकों में फिर या फाइनेंशियल्स में कहाँ ज़्यादा फोकस किया जाए, प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स या NBFCs? तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स और लार्ज प्राइवेट बैंक्स, उनकी जो वैल्यूएशन है वो अभी इट इज वन ऑफ देयर लोएस्ट इन द डेकेड फॉर सम ऑफ देम, एंड उनकी जो एवरेज जो वैल्यूएशन रहती है उससे भी वो काफी नीचे हैं। एंड अगर नेक्स्ट 2 साल का रनवे देखें तो काफी क्लियर है, क्रेडिट इश्यूज इतने, क्रेडिट क्वालिटी इश्यूज इतने नहीं है इंडिया में। ग्रोथ इनकी जो लोन ग्रोथ है वो स्टेडी है, और मार्जिन्स में जो उनको थोड़ा सा हिट लेना था वो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मेरे हिसाब से लार्ज प्राइवेट बैंक्स अट्रैक्टिवली प्लेस्ड हैं वैल्यूएशंस में, और इस सेक्टर पे हम काफी बुलिश हैं। ओके, निमेश, एक और बात है, यहाँ पर स्क्रीन पे जो प्राइस बोल रहा है उसी पे आपका आउटलुक लेना चाहूँगा। एग्रेसिव स्टॉक्स और डिफेंसिव्स दोनों साथ चल रहे हैं। एग्रेशन और आई थिंक जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं वो भी अगर आप बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करें। फॉर इंस्टेंस फार्मा को देखिए, निफ्टी फार्मा मेरे बात करते करते आपसे बात करते करते ऑल टाइम हाई पर है, हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई पर है। फार्मा के इस एग्रेशन को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या ये 24 में डोमिनेट करेगा एक बार फिर से, क्योंकि अप्रैल में जो मूव शुरू हुआ था वो अब तक कायम है, स्क्रीन पे कायम है? सो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो फार्मा एंड हेल्थ केयर स्टॉक्स वो कंपनी स्पेसिफिक या बॉटम अप ट्रिगर्स पे चलते हैं। इनका सेक्टर वाइड ट्रिगर बहुत कम होता है टिपिकली। सो वी आर वेरी केयरफुल कि कंपनीज को स्पेसिफिकली देखिए कि उनके कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन से थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स हैं, कौन सी मार्केट्स में वो अपनी फार्मास्यूटिकल्स या सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा है कि जब एट अ सर्टेन वैल्यूएशन मार्केट वरिड होता है तो वो फार्मा स्टॉक्स की तरफ
कुछ पैसा एलोकेट कर देते हैं। बट ओवरऑल अगर हम थीमेटिक वे में देखें तो अगेन डोमेस्टिक फार्मा इज लाइकली टू डू वेल। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक फार्मा में एक अच्छा ट्रेंड है, एक मेगा ट्रेंड है फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। डोमेस्टिक कंपनीज जो डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं, प्लस हॉस्पिटल्स जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर पे फोकस कर रहे हैं, उनका ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स काफी अच्छा रहे। ओके, मैं अभी अपने आप को डिफेंसिव पे ही सीमित रखना चाहूँगा। आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इस फार्मा के आई थिंक धड़े को बाइसेक्ट करके बता दिया कि डोमेस्टिक कंपनियों पे चाहे वो फोकस करना है आपको। यही व्यू आप अगर मुझे पूछना हो डिफेंसिव में एफएमसीजी पे जो कि स्क्रीन पे विजिबल है, देखिए सस्ता तो कुछ नहीं है, इस वक्त सब चीज़ चल रही हैं, कुछ बचा नहीं है। एफएमसीजी के इस मूव को कैसे देखते हैं? अब इसमें कुछ धड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। स्टॉक्स लाइक कोलगेट हमने देखा ऑल टाइम हाई, नेस्ले ऑल टाइम हाई। कुछ स्टॉक्स डाबर मैरिको नहीं पार्टिसिपेट कर पाए अब तक इस स्विंग में। आज हमने इमामी में मूव देखा। आप 2024 में एफएमसीजी को कैसे प्ले करेंगे? यहाँ स्टॉक सिलेक्शन अगर आप कुछ करके थोड़ा सा, जैसे कि आपने फार्मा में बताया, बताइएगा जरा एफएमसीजी में भी। जैसे वीरू आपने भी कहा कि वैल्यूएशन कहीं चीप नहीं रहे हैं। काफी जो ब्रॉड मार्केट में वैल्यूएशंस अब फेयर वैल्यू या उससे थोड़े ऊपर आ गए। तो हम 2024 में अच्छी मैक्रो स्टेबिलिटी, अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ के साथ जा रहे हैं, बट वैल्यूएशंस भी फेयर वैल्यू जोन पे। तो इस वक्त बाजार का ध्यान उन स्टॉक्स पे या उन सेक्टर्स पे रहेगा जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल उनका अच्छा है, ग्रोथ विजिबिलिटी उनकी अच्छी है। अगर मैं ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा हूं किसी स्टॉक को या किसी सेक्टर को, तो बेटर वो एक क्वालिटी सेक्टर या क्वालिटी स्टॉक। तो मेरा अनुमान है कि लोग इस तरह 2024 में स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। कौन सी कंपनी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, कैश फ्लोज हैं, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल की क्षमता है उन बिजनेसेस में, उन पे ध्यान रहेगा। एफएमसीजी एंड कंज्यूमर सेक्टर्स काफी कंपनीज इसमें क्वालिफाई होती हैं। हाउएवर एफएमसीजी में भी अगेन उन स्टॉक्स को देखना पड़ेगा जहां पे से कुछ फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स भी हैं, जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड की शिफ्टिंग हो रही है, जैसे कि से फूड्स सेक्टर या बेवरेजेस सेक्टर, जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड काफी बड़ा हिस्सा है मार्केट का एंड अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट हो रही है। तो ये एक एडिशनल ट्रिगर आ जाता है कि आपको अगर कुछ अच्छी कंपनीज विद गुड बिजनेस मिल रही हैं, प्लस उनमें ग्रोथ भी अच्छी है बिकॉज ऑफ द सेक्टर दे आर इन। ओके, अच्छा, आपका एनर्जी स्पेस पे व्यू क्या है? अब देखिए एनर्जी स्पेस में मेरा रिलायंस भी आता है, मेरा कोल इंडिया भी आता है, कोल का पूरा सेगमेंट आता है। ओएमसीज बास्केट जितने इस बार स्ट्रॉन्ग मूव दे रही है सर, आई मीन एट हिस्टोरिकल हाइस, बीते 3 महीने बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। जो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग पॉलिसी रही है पिछले 2 साल में, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट इलेक्शन आए या जाएं, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस, ये ओएमसीज का हिस्टोरिकल मूव, स्ट्रॉन्ग मूव एट 52 वीक हाई, एट ऑल टाइम हाई, ये आपको क्या दर्शा रहा है? यहाँ से भी पैसा बनने की गुंजाइश है क्या इसमें, और आप लोगों ने दाव खेला है क्या इसको इंक्लूड किया है? सो हम ओवरऑल एनर्जी स्पेस पे अंडरवेट है, लेकिन हमारा जो आउटलुक है फॉर नेक्स्ट ईयर के इंटरनेशनली काफी इकोनॉमीज जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें स्लो डाउन रहेगा, उनकी जीडीपी ग्रोथ कम रहेगी। उस वजह से काफी जो इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटीज हैं उन पे प्रेशर रहे। तो कुछ ऐसी कंपनीज जिनको इनका बेनिफिट मिलता है, जहां पे अगर प्राइसेस या रॉ मटेरियल प्राइसेस उनके कम होते हैं या उनके सोर्सिंग प्राइसेस कम हो रहे हैं मेटल्स या कमोडिटीज में, तो उन पे हम बुलिश हैं। हाउएवर जिनको इसका प्राइस रियलाइजेशन का बेनिफिट मिला लास्ट 2 इयर्स में, उन पे हम अंडरवेट। अच्छा, मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, मतलब पूरी मैं अभी तक तो शायद मेरा प्रश्न केंद्रित रहा ओएमसीज पर रहा, लेकिन सभी पीएसयू कंपनियां, अब इसमें बैंक्स भी आ जाते हैं, सारी ओएमसीज आ गई, कोल इंडिया आ गया, पावर कंपनीज आ गई, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आ गई और आपकी पावर फाइनेंस कंपनी आ गई। आपको वही बात है कि अब रीजनेबली और फेयर वैल्यूएशंस पे कुछ नहीं खड़ा है। कंफर्ट 2024 में भी आपको होल्ड करने का इसमें से क्या होगा, या फिर किसको आप थोड़ा सा यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे? क्योंकि अच्छा मूव रहा है, अच्छे से अच्छा मूव रहा है इस बार।
PSUs या पब्लिक सेक्टर यूनिट जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो काफी डाइवर्स बास्केट है। आपने जैसे कहा कि कुछ रिसोर्सेज में है, कुछ फाइनेंसिंग में है, बैंकिंग में है, तो देयर आर मेनी डिफरेंट कंपनीज जो इस PSU बास्केट में आती। ये पूरी बास्केट लास्ट ईयर तक ये बहुत ही अंडर वैल्यूड थी और उनमें काफी अच्छी कंपनीज थी जो अच्छे नंबर, कंसिस्टेंट कैश फ्लोज और डिविडेंड दे रही थी, बट उनके जो दाम थे वो बहुत ही लो वैल्यूएशन पे चल रहे थे। तो एक साथ उनको एक री रेटिंग भी मिल गई है इन कंपनीज। अब इनमें से कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, जैसे एक पावर सेक्टर जो है उसमें काफी चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा री रेटिंग मिली। डिफेंस सेक्टर एक हो गया जहां पे देश ने कुछ चेंजेस किए, गवर्नमेंट ने कुछ सोर्सिंग में चेंजेस किए, उसकी वजह से इनको एक फिलिप मिल गया उनकी तरफ से, उनको एक्स्ट्रा ग्रोथ का भी प्रीमियम मिला है। 2024 में मेरे हिसाब से इट विल बी अ टाइम व्हेन यू सेपरेट द मेन फ्रॉम द बॉयज। यहाँ पे ऐसी कंपनीज जो अपना ग्रोथ सस्टेन कर सकती हैं, जो अपने कैश फ्लोज अच्छे रख सकती हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छे मेंटेन कर सकती हैं और नेक्स्ट 2-3 इयर्स तक उनमें री रेटिंग के और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अच्छा करेंगी। बट सारा बास्केट अब सेम रिटर्न्स आपको नहीं देगा। अब यहां से देयर विल बी अ स्प्लिट बिटवीन जो अच्छा ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स मेंटेन कर पाएंगे वर्सेस नहीं। तो इसमें इन्वेस्टर्स को कुछ मेगा ट्रेंड्स देखने चाहिए जो उनको नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स तक इन कंपनीज को एक टेलविंड प्रोवाइड करेंगे ग्रोथ के लिए। उन कंपनीज को देखना चाहिए रादर देन द फुल बास्केट। द फुल बास्केट पूरी री रेट हो चुकी है। चलिए निमेश जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने अब हर सेक्टर पे और इनफैक्ट कुछ हद तक आपने हर सेक्टर को बाइसेक्ट करने की भी कोशिश करी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर से बातचीत की आपने, विचार रखे आपने, और आपको एक बार फिर से नए साल की 2024 की अग्रिम शुभकामनाएं। निकट भविष्य में 2024 में फिर से आपसे मुलाकात होगी और बात होगी। चलते अब एक काम करते हैं। एक ट्रेड हमने आज लिया था कुछ देर पहले और वो था 4 का चौका में FNO superstar.traders का। जरा एक बार टारगेट प्लेट लेके आइएगा उसकी। और रचना जी ने ये ट्रेड दिया था आपकी स्क्रीन पे, लगभग 45 रुपए का स्विंग मिला आपको। 58.50 का टारगेट था, नाउ इट्स 58.67, ऑलरेडी ओवरशूट कर चुका है। शानदार कॉल रचना जी। आपकी स्क्रीन पे 21,771, निफ्टी बैंक निफ्टी करीब 48,480, निफ्टी IT में हल्का सा हमें डिप 58 अंक नीचे। अनुज, इस बार अब हम जाएंगे जनवरी की सीरीज में, कल ट्रेड करेंगे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स मेरे स्क्रीन पर हैं, वो करीब 54 अंक नीचे हैं। अब सब कुछ देखते हुए सूरत हाल, आज डिप आया लेकिन बाजार उसको भी ले गया बाय करके। अप्रोच क्या रहेगी? अप्रोच वही रहेगी वीरो जो मेरी अब तक रही है, और आज मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से भी आप लॉन्ग कैरी करिए। और ये एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी में तो 100% आपको लॉन्ग्स कैरी करने ही करने हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सीरीज़ का एंड एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर हो रहा है, जो आज सुबह मैंने बात की थी कि ट्रेंडिंग सीरीज़ है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होगी, और साल का अंत भी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर होगा, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर। ट्रेंडिंग साल है, कोई रीज़न नहीं है कल मार्केट के गिरने का। कल साल का आखिरी दिन है, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है वैसे बाय द वे। निफ्टी में 100% लॉन्ग्स कैरी करें। ये एक और ब्रेकआउट है, 21,758 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं। 21,758 हमारा लेवल था वॉच आउट करने का, उसके ऊपर हम बंद हो रहे हैं। ये एक ब्रेकआउट को कंफर्म कर रहा है, और कल मुझे लग रहा है हम 21,900 to 21,950 पॉसिबल है कल स्क्रीन पर देखना। वो जो हमारा 22,000 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं ना, उसमें बस सिर्फ कुछ डिस्टेंस रह जाएगा कल। वो मुझे लग रहा है नए साल में हिट होगा, लेकिन उसके काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं हम, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वर्स्ट केस में क्या होगा? वर्स्ट केस में आपको जितना आप प्रॉफिट कैरी कर रहे होंगे उसका थोड़ा कम हो जाएगा ना, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। या फिर अगर आप फ्रेश पोजीशन में होंगे तो आपको मौका मिलेगा ऐड करने का। मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, आज सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो दिसंबर के सारे एक्सपायर हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से जो पुट कॉल रेशियो वगैरह है वो भी जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। एक और दिन मार्केट में तेज़ी का बाकी है मेरे ख्याल से कल का, और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को कैरी करें डरे बिना। ट्रेंड है बहुत बड़ा, सुपर ट्रेंड है ये, सुपर ट्रेंड में आपको विचलित होने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और आज का जो डीलिंग रूम से फीडबैक मिल रहा है वो ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले बात करेंगे कॉनकॉर की, और यहाँ हमने देखा है कि रेलवे स्टॉक्स IRCTC, कॉनकॉर
इस सीरीज़ में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और डीलर्स का एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से भी आपको पोजिशनरी कॉनकॉर में फर्दर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कॉनकॉर एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है 30-40 रुपए का अपमूव आपको जनवरी सीरीज़ में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छे रोल ओवर्स भी हुए हैं और यहाँ BTST लेने की भी सलाह डीलर्स दे रहे हैं 885 तक के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा इप्का लेबोरेटरीज ये भी एक स्टॉक है जहाँ मोमेंटम अच्छा है। डीलर्स को लगता है 1150 से लेकर 1200 के पोजिशनल टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी डोमेस्टिक फंड बाइंग है और कंपनी ने रिसेंटली 3 प्लांट भी क्लियर किए हैं USFDA के इंस्पेक्शन में, जिसके कारण अच्छा ट्रैक्शन आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है आगे जाके। तो इप्का लैब्स भी एक स्टॉक है जहां डीलर्स बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन बना रहे हैं जैन सीरीज़ के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। तो ये डीलिंग रूम से फीडबैक आपके लिए कॉनकॉर और इप्का लैब्स। चलिए अब BTST या STBT कॉल्स लेना शुरू करते हैं। शिल्पा जी बताइए क्या कैरी करेंगे? जी BTST रहेगा और एक्साइड में रहेगा। एक्साइड के जनवरी फ्यूचर्स अभी 310 में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 304 के स्टॉप लॉस से थोड़ा पोजिशनल, नॉट एग्जैक्टली BTST, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे 325 से 330 के टारगेट्स बहुत इजीली अचीवेबल हैं। ये हो गई एक्साइड पर कॉल। गाबा सर आप क्या कैरी करेंगे? वेल गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। कैरी करूंगा कोलगेट पामोलिव। यस 2532 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 2520 का, टारगेट 2550 के ऊपर जाएंगे। कोलगेट मोमेंटम है। ओके, 2 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। प्रकाश सर का कोलगेट, सर ने शुरुआत की थी डाबर से, कोलगेट ले जा रहे हैं। और रचना जी आपके कैरी करेंगे? जी मेरी तरफ से रहेगा एशियन पेंट्स। जनवरी के फ्यूचर्स को हम कैरी करेंगे। 3395 पे एसएल लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे टारगेट लगाएंगे 3430 एंड 3440। ओके, तो यहाँ पे 3440 तक का स्विंग पेंडिंग है, वहाँ के लिए आप इसको टारगेट कर सकते हैं। स्विंग स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई राय नहीं है, मूव अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। रुचित आपके कैरिंग करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? जी डीवीज लैब में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। सो अगर थोड़े पोजिशनल चार्ट देखेंगे तो अगस्त 2022 के जो हाइस थे वो ये स्टॉक ने क्रॉस किए, तो लगभग 1.25 से 1.5 साल का कंसोलिडेशन का जो रेजिस्टेंस था वो आज ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। सो आई थिंक क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है डीवीज लैब की। तो करंट लेवल्स पे 3900 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे BTST के लिए लेके जाए। 4000 से 4020 के टारगेट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, और मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा BTST के लिए? देखिए BTST के लिए इप्का लैब पे खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, क्लोजिंग 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ रही है, ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट पे वॉल्यूम्स के साथ। तो इप्का लैब के फ्यूचर में खरीदारी करिए, जनवरी मंथ वाले 1084 के स्टॉप लॉस लगाइए और 1135 के टारगेट सेट करिए। 1100 वाला जनवरी का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 48 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 34 के स्टॉप लॉस इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं और 70 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए इप्का लैब्स, ये हमारे डीलिंग रूम चेक में भी मेंशन किया गया था इसको, इस पर आपकी नज़र रहेगी। मार्केट एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होने की तैयारी करता हुआ। हालांकि एक चीज़ है, लास्ट के 1 घंटे में निफ्टी बैंक उतना नहीं चला जितना निफ्टी चला। निफ्टी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है 21,772, लेकिन बैंक निफ्टी अपने हाई से करीब करीब 120-130 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा और इसका कारण था कोटक महिंद्रा बैंक। एक बार कोटक महिंद्रा बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। कोटक महिंद्रा बैंक टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा डिप किया, ये कारण हो सकता है। और उसके अलावा एक आध और स्टॉक्स हैं जहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी सी डिक्लाइन ज़रूर आई, लेकिन उसके मुकाबले निफ्टी में किसने हेल्प किया? टाटा मोटर्स डे हाई पर बंद हो रहा है, डॉक्टर रेड्डीज डे हाई पर बंद हो रहा है, हीरो मोटोकॉर्प डे हाई पर बंद हो रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर टुवर्ड्स द एंड अच्छा मोमेंटम आया। एक और बाहुबली जो थोड़ा इस समय चलने की कोशिश कर रहा है वो है रिलायंस। एक बार रिलायंस लेकर आइए आप ज़रा। रिलायंस कहाँ पर है इस समय? 2607 पर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ करिए, एक बार ज़रा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और दिखा दीजिए मुझे, क्योंकि रिलायंस है 2607 पर। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपेयर टू इट्स लाइफ टाइम हाई रिलायंस कहाँ है अब। जियो है 233 पर, तो 2607 रिलायंस और जियो 233, इसको अगर आप ऐड कर दें तो रिलायंस भी टेक्निकली अब फ्रेश हाई पर है, क्योंकि वो जो 2856 का इसका प्रिवेलिंग 52 वीक हाई है वो तब का है जब उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडेड था। ये जो जुलाई 2023 का इसका आप हाई देख रहे हैं, तब ये इंक्लूडेड था इसमें।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब क्योंकि वो अलग हो गया है तो उसमें उसको आप ऐड कर दें टेक्निकली, तो अब उस प्राइस से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक व्यू हो जाए इस पर मानस, रिलायंस पर कोई टेक्निकल व्यू यहाँ पर? देखिए पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है और इस बार मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि जो 26, 25, 2650 की रेंज में रेजिस्टेंस बना हुआ है रिलायंस का, आई थिंक इस बार वो ब्रेक होगा। काफी बड़ा कंसोलिडेशन था, मेरे ख्याल से 1.5 साल के आसपास का कंसोलिडेशन था, और अब अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तो कम से कम 500 से 600 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी रिलायंस में। मैंने ये पहले भी मेंशन किया है और इस बार आई थिंक ये हो सकता है, तो नेक्स्ट मंथ में रिलायंस में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2475 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए 2950 के टारगेट के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए। जी हाँ, और इस साल के अंत में मतलब लास्ट सेशन में, सेकंड लास्ट सेशन में क्या क्या ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है? निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। उसके बाद अगर आप कुछ और इंडस्ट्रीज को देखें, निफ्टी ऑटो एट ऑल टाइम हाई 18411, कमोडिटीज यस एट ऑल टाइम हाई 7734, और उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मेरे ख्याल से इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पर जाके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी सीपीएससी एट 4901 ऑल टाइम हाई। डिविडेंड अपॉर्चुनिटी का भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन छोड़िए इसको। एनर्जी स्पेस में करीब 33,718 पे, थैंक्स टू ऑल ओएमसीज एट डे हाई एंड ऑल टाइम हाई 33722। और उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बैकफुट पे, ये थोड़ा सा बट स्टिल आई मीन 21538। और निफ्टी एफएमसीजी 56,477 ऑल टाइम हाई। ग्रोथ सेक्टर ऑल टाइम हाई, हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई, इंडिया कंजम्पशन ऑल टाइम हाई। सारे के सारे अगर आप देखें सेक्टर्स आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज होते हुए गजब कम हो रहा। निफ्टी में जनाब गुंजाइश कोई नहीं छोड़ी, 21,783 पे बिल्कुल डे हाई पर जाने की तैयारी करता हुआ। एक बार जरा बुरे कहेंगे मार्केट ब्रेथ, थोड़ा सा अगर हम उसमें लॉन्ग लिक्विडेशन की खबर मतलब के स्टैट्स को अगर छोड़ दें तो बाकी स्टैट्स को हम देख सकते हैं। मतलब हम किस प्रकार की ब्रेथ, देखिए इंडेक्स में तो बहुत तेजी है, लेकिन किस प्रकार की ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स है फॉर नेक्स्ट सीरीज। कल सुबह सुबह आपको सभी सेक्टर्स के रोलोवर्स के आंकड़े पेश करूंगा, या आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग शॉर्ट के फिगर्स आएंगे। आज भी 68 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग करीब 58 में, हमें सरोकार इन दोनों फिगर्स से ही है। 68 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग करीब 58 में। लॉन्ग अनवाइंडिंग पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने करंट मंथ फ्यूचर्स पे प्रॉफिट बुक करके आगे ले गए तो आई थिंक उसको छोड़ देते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। आते हैं एक एक करके स्टॉक्स पे जहां पे आज लॉन्ग क्रिएट हुए। HPCL, IOC, आई मीन कोल इंडिया, PSUs आज भी, और मेरे को याद नहीं आता कि मैंने HPCL लास्ट टाइम कब 10% ऊपर देखा था। सेम इज द केस विद IOC। GMR एयरपोर्ट्स 2 बजे चर्चा हुई थी इस स्टॉक की, अच्छा मूव देता हुआ 4.5% ऊपर। IEX 4% ऊपर। IEX मेरे ख्याल से मल्टी ईयर हाई पे क्लोज होता हुआ, एंड सेम इज द केस विद कोल इंडिया लगभग 4% ऊपर। निफ्टी डे हाई पर 21,790। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग थी हिंदुस्तान कॉपर में, आज फिर मूव ऑल टाइम हाई 15% अप। नाल्को, ये दो स्टॉक स्पेशली मेटल स्पेस में काफी एग्रेसिव रहे हैं, सेल में अच्छा मूव। BHL करीब 5.5% ऊपर एंड टाटा कम्युनिकेशन करीब 5% ऊपर होता हुआ। शॉर्ट बिल्डअप कहां पर है? ABB थोड़ा सा अगर आप देखें आज लाइमलाइट में नहीं रहा। बाकी बायोकॉन, अदानी एंटरप्राइजेस, LNT और डालमिया भारती कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि आज थोड़ा सा बैकफुट पे रहे और शॉर्ट बिल्डअप हुआ। बट लुक एट इंडेक्स 21,791 ऑल टाइम हाई क्लोज, यानी दिसंबर की सीरीज ऑल टाइम हाई पे क्लोज होती हुई। अनुज, शानदार क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए। वीरू, मैं बिल्कुल थोड़ी सी आज मैंने क्लोजिंग स्ट्रैटेजी जल्दी इसीलिए ले ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ना मूव आ जाएगा लास्ट के 5 मिनट में, उसके बाद थोड़ा सा अजीब लगेगा वो मूव बोलना। इसके लिए जो हमने तब 770 के करीब थे हम, और वो जो हमारा 21,900 950 का मैंने कल का व्यू लिया है, हो सकता है अगर मार्केट ऑब्लाइज करने के मूड में हो, और मार्केट रहा है ऑब्लाइज करने के मूड में, तो शायद वो 22,000 वाला टारगेट कल ही लगा दे। शायद पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मतलब जिस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम लिया है, ये सोने पर सुहागा होगा अगर कल ही दिख जाए तो 22,000। लेकिन वैसे 21,900 से 21,950 का मेरा एक व्यू है कल का, लेकिन कल की कल 22 आ जाए तो यू नेवर नो। उसके बाद फिर हमको एक नेक्स्ट टारगेट ओपन करने में मज़ा आएगा। वैसे एक चीज़ कह रहा हूँ मैं, अब एक बहुत बड़ी तेज़ी हो गई है वीरू, और अब ऑलमोस्ट देखिए, अब आप चाहे 22,000 पर प्रॉफिट बुक करना चाहें या 21,950 पर, 21,900 पर बुक करना चाहें, ये आपका व्यू है, ठीक है ना। तो कल मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए आप, क्योंकि मार्केट इतना चल चुका है, आप अगले महीने के ऑप्शंस देखिए, जिस तरीके की मार्केट में ओवर हीटेडनेस रही है,
एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि अगली सीरीज जब शुरू होगी उसमें मार्केट थोड़ा एक बार के लिए आपको करेक्शन दे सकता है, एक बार 22,000 के करीब पहुंचकर। तो अगेन या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा लें या एक बार बुक करके उसके बाद देखें मार्केट अगर आपको दोबारा डिप दे या नहीं, लेकिन वो हम कॉल लेंगे मंडे को, अभी नहीं। मैं पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि 22,000 के हम काफ़ी करीब हैं। तो अब आप ये ना सोचें कि वो लास्ट के एक मान लीजिए कल 21,950 आ जाए स्क्रीन पर, तो वो भी एज गुड एज 22,000 ही होगा अगर आप इस ट्रेड में रहे हैं 20,000 से 21,000 से रहे हैं तो। लेकिन जनवरी में हम जरूर इसको रिविजिट करेंगे वीरू, क्योंकि ये तेज़ी जो है ना बहुत फास्ट रही है, पिछले 15 दिन की तेज़ी तो बहुत फास्ट रही है। जी हाँ, पिछले 15 दिन की तेज़ी बहुत फास्ट है। खैर जो भी बातचीत होगी कल एक बार फिर से सुबह पुनः विचार करेंगे इस पे, इंडेक्स पे। अब हमारे पास कल जो क्या होगा, हमारे पास रोल ओवर की फिगर्स होंगी, हमारे पास एफआईज के स्टैट्स होंगे, नेक्स्ट सीरीज में उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, मंथली पुट राइटर्स, वीकली पुट राइटर्स, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पुट राइटर्स कहाँ बैठे हैं, सभी दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 3 मंथ कंपैरिजन ऑफ रोल ओवर्स, वो क्या कहते हैं। याद रखिएगा अब ये सीरीज़ जिसमें हम जा रहे हैं वो एक बजट से प्रभावित सीरीज़ भी होगी। बट जैसे कि अनुज ने शुरू में कहा है कि एक प्री बजट अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग आ जाए तो एक डिप की गुंजाइश बढ़ जाती है। देखेंगे हर पैमाने पे उसको, अगर आप देखें खंगालने की कोशिश करेंगे। एक स्टॉक और लेके आइएगा एंड आई थिंक क्योंकि आज निफ्टी ऑटो इंडेक्स डे हाई पे क्लोज हो रहा है, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। लुक एट टाटा मोटर्स 757.90 और ये इसके करियर का हाईएस्ट क्लस्टर। और मैं आपको बताऊं मार्च 2023 में इसका भाव था करीब करीब 396 रुपये, यानी लगभग इन 9 महीने के अंतराल में इसने 396 से लेकर 757 तक का सफर तय किया। गजब मूव, 350 करीब करीब का मूव रुपए का इसने मूव दिया। मतलब इसका एक करियर का एक अंश दूसरी तरफ, और ये 9 महीने सबसे प्रभावशाली रहे। उसके बाद एक स्टॉक और लेके आइए पीएसयू बास्केट में ही, दैट्स गेल, जो कि एक बहुत शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से गेल भी जहां आज क्लोज हो रहा है इट्स 157.10, यस ये भी ऑल टाइम हाई पर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। तो एक शानदार क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए। और निफ्टी आईटी हल्का सा आज बैकफुट पे रहा 35,713, शायद आज इसका दिन नहीं था, आज एग्रेशन था बैंक ये पूरे के पूरे पीएसयू बास्केट में, एफएमसीजी बास्केट में, हेल्थ केयर बास्केट में। खैर चलिए अब इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, मैं वॉल पे जाऊँ से पहले एक बार मुझे इंडिया विक्स दिखा दीजिए। इंट्राडे में इंडिया विक्स एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आज सुबह उस पर एक थोड़ी सी वरी आ रही थी और एक पिछले 1 घंटे में ये कोलैप्स हुआ है इंडिया विक्स। ये देखिए ये इंडिया विक्स किस तरीके से कोलैप्स हुआ और करीब 8% कोलैप्स हुआ डे हाई से, वापस 15 से थोड़ा नीचे आ गया। तो ये भी एक तरीके से एक अच्छी चीज़ है जो कल के लिए आपको थोड़ी सी कन्विक्शन दे रही है। चलिए अब जरा वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की क्लोज 21,800 से जस्ट नीचे। देखिए एक्सपायरी है, वीवैप एडजस्टमेंट होगी तो क्लोजिंग शायद 21,775 776 के करीब आपको दिखाई दे, लेकिन प्रोविजनल क्लोज तो आपकी 21,800 के करीब ही रहेगी निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर 48,500 के ऊपर 48,535। हालांकि निफ्टी आईटी आज थोड़ा फीका रहा। मिड कैप इंडेक्स में अच्छी तेज़ी रही, करीब करीब आधे % की तेज़ी रही मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो करीब करीब 3-4% की तेज़ी। निफ्टी ने 21,800 हिट किया है बाय द वे। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट इवन स्टीवन था, थोड़े से डिक्लाइंस ज़्यादा थे, मतलब गिरने वाले शेयर्स थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम ठीक ठाक था मार्केट में 21,795 पर। अब जरा एक बार बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस ले आते हैं और देखते हैं वहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे आज। मेटल से शुरुआत करते हैं। आज ऑटोज़ में ऑब्वियसली तेज़ी है, करीब करीब 1.25% की रैली रही। मेटल्स में भी करीब करीब 1-1.25% की रैली रही। उसके अलावा क्या चला, एफएमसीजी में 1.5% की रैली रही, ये बहुत शानदार रहा मूव यहाँ पर। फार्मास्यूटिकल्स 1.25% की रैली यहाँ भी रही। और उसके अलावा आप लेकर आइए पावर इंडेक्स, यहाँ पर भी तेज़ी। कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स थोड़ा फीका था आज। ऑयल एंड गैस, रियल्टी में भी तेज़ी थी। और ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी करीब 2.5% की तेज़ी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में। ये पूरा का पूरा HPCL का इम्पैक्ट था मेरे ख्याल से जो आपको यहाँ पर दिखाई दिया। चलिए अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कि आज किस तरीके के गेंस रहे। कोल इंडिया टॉप गेनर 4% ऊपर। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लास्ट घंटे में आया है पूरा का पूरा मूव। NTPC में तेज़ी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BPCL, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले, उसके अलावा टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, डिवीज लैब्स, हिंडाल्को, पावर ग्रिड। आप देखिए स्क्रीन कितनी ग्रीन लग रही है आपको। 21,774 पर निफ्टी, टाइटन, ग्रासिम, HDFC लाइफ, सन फार्मा,
ये सारे के सारे स्टॉक्स ग्रीन में। नीचे क्या था, लार्सन एंड ट्यूब्रो जिसने थोड़ा इंपैक्ट किया कैपिटल गुड्स इंडेक्स को, अदानी एंटरप्राइजेस, आयशर मोटर्स, विप्रो में हल्की सी डिक्लाइन और टीसीएस में इस समय आपको हल्की सी डिक्लाइन दिखाई दी, लेकिन ऑल टाइम हाई पर सारे के सारे मेजर इंडिसेस बंद हुए, खासतौर से निफ्टी 21,782 पर। ये प्रोविजनल क्लोज है, फाइनल क्लोज मेरे ख्याल से इसके आसपास ही रहेगा, 21,770 के आसपास रहेगा शायद। चलिए अब आज जो सुबह दो टीम्स थी यतिन और नीरज की, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके के रिटर्न्स रहे। पहले नीरज की टीम, पीएनबी में अच्छे गेंस, जोमेटो में आज खराब खबर थी, 5 स्टार फाइनेंस और सीएससी फोकस में रहे आज। और अब यतिन की टीम लेकर आते हैं। यतिन की टीम में केपी एनर्जी, एनटीपीसी, पेट्रोनेट एलएनजी और बैंक ऑफ इंडिया। कल फ्राइडे है वीरू, साल का आखिरी दिन, साल का आखिरी फ्राइडे, और क्या कहें, ये शानदार साल रहा है और शानदार तरीके से शायद इसका अंत भी होगा वीरू। जी हाँ, और इसको और सुखद बनाने की कोशिश करेंगे। कल दिन दिसंबर का होगा लेकिन बात जनवरी की होगी, थोड़ा सा लाइट माहौल रखेंगे। हम जा रहे हैं न्यू ईयर की तरफ, और कुछ शायरी, कुछ अगर आप देखें हंसी, और कुछ आई थिंक लाइट मूड पे कल की ओपनिंग को रखने की कोशिश करेंगे। अनुज, मेरी फिर मुलाकात होगी आपसे कल मॉर्निंग कॉल में, और उससे पहले उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।